ओके गाइस, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। आई एम सीए कपिल गोयल और सभी बच्चों का स्वागत है आज इस क्लास में। हमारे कोर्स का नाम कोई बच्चा बताएगा क्या है? पूरा बुक पे देख लो यार, बुक पे लिखा हुआ है, आप भी देखो जरा। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। गेट बंद कर लो अगर करना चाहो तो। कोई बच्चा बता सकता है ये दो वर्ड, अभी अपन स्टार्ट करेंगे फॉर्मल तरीके से। ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये दो वर्ड्स क्यों हैं? दिस इज अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म, ओके? सो डोंट थिंक कि मैं आपको बाकी क्लासेस की तरह, बाकी क्लासेस में क्या होता है, एक टीचर होते हैं जो आपको 2-2.5 घंटे तक कंसेप्ट देते हैं, आपको समझ आता है, आप चले जाते हो। यहां डिस्कशन होगा, आपको जो भी आपके माइंड में है आपको वो बोलना होगा, वो सही ही होगा, मैं ये भी बता देता हूं। तो ये डिस्कशन रहेगा, ठीक है? तो आप बता सकते हो आपके माइंड में ये दो वर्ड से क्या मतलब है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस? ऑडिट मतलब हम कंपनी क्या साल भर में कंपनी ने कितने ट्रांजैक्शन किए या कुछ फ्रॉड वगैरह किया क्या, ये देखने के लिए हम ऑडिट करते हैं। हाँ, और उसके हमें एश्योरेंस भी। चलो ठीक है, मतलब आप सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड बोल पाए हो, बट आपने जो बोला है वो ठीक है। मैंने कहा ना जो बोलोगे ठीक बोलोगे। और कोई बच्चा पीछे से? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आप इतना एक लाइन जो आपने बोली है ना बिल्कुल सही है, इसके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो बोला ना वो बिल्कुल सही बोला। अब आगे बोलो जरा, हो सकता है आप बिल्कुल ही करेक्ट कर रहे हो, आगे बोलो। रिलायबल बनाना, आप है ना ऑडिट इतना ही बोल रहे थे कि ऑडिट मतलब किसी भी चीज को चेक करना, ठीक है? ऑडिट उसको चेक करना और एश्योरेंस उसका गारंटी देना कि जो मैं कर रहा हूं। चलो गारंटी देना या एश्योरेंस देना, ठीक है। और कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा या इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं? हाँ जी सर। चेक करना और अपना ओपिनियन देना, सबसे पहली बात है ना, आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑडिट मतलब किसी भी चीज को चेक करना। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी नहीं है दोस्त। आप रोज क्लास में आते हो, आपको पता है आप ऑडिट करते हो? हाँ, आपको पता है ये टीचर कैसा लग रहा है, आप ऑडिट कर रहे हो बैठ के। डेमो मतलब विजय सर तो आगे पीछे भी जाते हैं बेचारे, इतना बड़ा शरीर है उनका। कि इधर से नहीं दिखा तो इधर से देखो बेटा। हेलो बेबी, साथ हो? अच्छा, ध्यान थोड़ा इधर भी होना चाहिए। ऑडिटर हो भैया, आंखें खुली, 4 कान होने चाहिए हमारे पास। तो सिंपल भाषा में आपने बोला कि ऑडिट का मतलब होता है सर किसी भी चीज को चेक करना। चेक आप किसी को भी कर सकते हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, वो घर का सामान भी हो सकता है, वो आपके पापा ने आपको 1000 रुपए दिए, रात को वो आपसे हिसाब ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑडिट। तो ये अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल मैंने आपकी 10 मिनट में कुछ चीजें बताई थी, मैं वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं ओनली माय पेन ड्राइव स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? कुछ स्लाइड्स मैंने हटा दी हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत है दोबारा से एक बार हमारी क्लास के अंदर, जो कि हम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पढ़ने वाले हैं। आप में से सब बच्चे मेरे बारे में जानते हैं? कुछ जानना है? जानना है? कितने? हाँ, ओ भाई मेजर क्राउड जानना चाहता है, ठीक है, बता देता हूं समराइज मैनर में। बेटा मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं आपको अपनी कंप्लीट लाइफ की स्टोरी में कभी भी नहीं सुना पाऊंगा, सॉरी उसके लिए, बट मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पर मैंने 6th क्लास में अपनी स्कूलिंग छोड़ दी थी और मुझे दोबारा चांस मिला 10th क्लास में स्कूल जाने का। मैं गया और वो होता है ना, किसी को कुछ ना मिला हो तो वो एक आप उसको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, जज्बा या कुछ भी कह लीजिए। तो मेरा बेस बहुत वीक था,
11th क्लास से समझ लो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और उस टाइम से मैंने टॉप करना स्टार्ट किया स्कूल्स वगैरह को। फिर सीए में एडमिशन लिया। घर वालों के पास इतने पैसे सीरियसली नहीं थे कि वो मुझे कोचिंग्स दे पाएँ, इसलिए शायद आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं मैं उनको अपनी क्लासेस हमेशा फ्री देता हूं, ठीक है। ये यूट्यूब पे मेरे से बहुत बच्चे लेते भी हैं क्लासेस, तो मैं जितनी हेल्प कर पाता हूं ना यूट्यूब फैमिली की, वो इसी वजह से 90,000 प्लस है। क्योंकि जैसे आप जब कुछ अचीव करते हो तो आप जिस तरह से उसको सोसाइटी में डिलीवर करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको हर बंदा रिस्पेक्ट करता है। तो वही थोड़ी सी रिस्पेक्ट कमाई है मैंने, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए थे कि भाई मैं पढ़ाई कर लूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से ये जर्नी चली और मैं बहुत अच्छे से आईपीसीसी वगैरह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। मेरे को एक इंडिया की, यहाँ पे देखिए एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी, इंडिया की टॉप 10 सीए फर्म में आता है। यहाँ पे मेरे को आर्टिकलशिप करने का मौका मिला और यहीं से ही मेरी लाइफ क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। मैंने 3 साल इस फर्म में काम किया, सीए फाइनल क्लियर किया मैंने। उसके बाद मैंने क्या ज्वाइन किया, केपीएमजी को ज्वाइन किया। देन आई मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को। इसकी स्टोरी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कितने चैलेंजेस थे इसके बीच में। एसएफ गया, एसएफ वहाँ पे 1 साल रहा, बाद में आया ईवाई मैंने ज्वाइन किया। बीच में कुछ टाइम के लिए मैंने डेलोइट भी ज्वाइन किया था, ठीक है। ईवाई में मैंने एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम किया और 2018 में मैंने नवंबर में अपनी जॉब छोड़ दी। फिर मैंने यहाँ पर अपना पहला बैच लिया था और ये सब मेरे हिसाब से ये नंबर अब चेंज हो चुके हैं। पहली बार मैंने 500 बच्चे पढ़ाए थे, लेकिन मैं अब कल की आपको बात बताऊंगा, पीछे का डेटा छोड़ते हैं। आपको पता है मैंने एक प्री बुकिंग ऑफर दिया था। आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग कि उस 2 दिन के अंदर 400+ स्टूडेंट्स एनरोल करवा लेंगे इन 2 डेज। मतलब अभी तक मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, 500 स्टूडेंट्स को मैंने पूरे अटेम्प्ट में पढ़ाया और अभी सिर्फ 2 दिन में 400+ स्टूडेंट्स ने पेन ड्राइव के लिए एनरोल किया है और ये नंबर बहुत आगे जाएगा। डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। और ये सब बुक्स वगैरह की बातें हैं जो बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है मेरी। जो 10 साल मैंने काम किया है उसमें मैंने सिर्फ ऑडिट किया है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ किया है। पर्सनल लाइफ में मैं वेगस के हर एक क्लब, हर एक कैसीनो और आगे नहीं बोल सकता, हर जगह गया हूं, ठीक है, ठीक है। मैंने और मेरी वाइफ ने बहुत ही मस्ती की है। हम मिलकर सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं हर जगह। तो फुल मस्ती करते हैं। सी इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनकी एक बहुत ही मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा मोटिवेशनल स्टोरी है जो आप लोगों को सुननी चाहिए। वो चार्टर्ड नहीं थी, वो छोड़ चुकी थी सीए, बट मेरे से शादी हो गई तो उनको बनना ही था सीए, तो वो बन गई, ठीक है। और एक बेटी है मेरी 2-2.5 साल की, जो आज मैं आ रहा था तो यहाँ पे चिपक गई, पापा मत जाओ मत जाओ। 2 साल की है तो बहुत टफ होता है उसको छोड़कर आना। तो ये एक मेरी स्टोरी थी सिंपल बेटा। 10 साल ऑडिट किया है, अब आपको ऑडिट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरे को अच्छा लगता है। इन 10 ईयर्स के अंदर मैंने तकरीबन यहाँ 50 लिखा है, लेकिन मुझे लगता है ये 100-150 होंगे। हमेशा मैं कम लिखता हूँ ताकि ज़्यादा ओवर पॉपुलेट नहीं करते, अपन कंजर्वेटिव अप्रोच लगा के चलते हैं वैसे ही। ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं लीड करता था, जिसके अंदर होंडा आ जाता है, आपका जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड रहता है। कोई बच्चा भुवनेश्वर अंगुल से आया यहाँ पे, पिछली बार थे यहाँ पे। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर एक लाइट। पेपर बोट अगर आपने कभी देखा हो तो, राइट, तो हमें चाय नहीं मिलती थी वहाँ पे, हम फ्रिज से यही निकाल कर पीते थे बस। उसके अलावा एक इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड है, दिस वन इज आई लीड फॉर 3 ईयर्स। बकार्डी सुनिए किसी ने, ब्रीजर्स, तो ये ब्रीजर्स की बोटलिंग करती थी, उस टाइम मैं पीता नहीं था, तो ये दैट वाज माय बैड लक। बाकी केमिकल्स बनाती है, ठीक है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द शुगर मैन्युफैक्चरिंग, और केमिकल्स बनाता है ये भी, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर भी है। दिस वन इज ANE, बट इंडिया में आप इसको जानते थे शायद, वर्धमान पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। नाम से शायद आप नहीं जानोगे, मैं आपको विजुलाइज करवाता हूँ। स्वेटर आपने देखा है जो घर में मम्मियाँ बनाती हैं, स्वेटर का उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊन बोलते हैं ना जो आता है, उस ऊन के ऊपर एक स्टिकर आता है वो कंपनी का। कभी देखना वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी है वर्धमान। आपको कभी ध्यान आएगा। वर्धमान का मैंने ऑडिट किया है, लेकिन वर्धमान को टेक ओवर कर लिया ANE में। मैंने वर्धमान का ऑडिट किया था जब मैं SS कोठारी में था, और जब मैं ENY में आया तो मैंने ऑडिट किया था ANE का, जिसने वर्धमान को टेक ओवर कर लिया था। ये US की बिगेस्ट कंपनी है। उसके बाद एक प्रोप टाइगर है जो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लाइंट है जो कि आपको जब हम पढ़ाई करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया था ऑलरेडी कि काफ़ी स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए। अब आपकी बारी है। काफ़ी बच्चों का डाउट है कि ये कोर्स कब तक एप्लीकेबल है। ये कोर्स आपके मई 20 से लेकर नवंबर 21 तक आप इसको दिल खोलकर देख सकते हो।
जब भी आपका अटेम्प्ट है, आपको बस एक अमेंडमेंट वीडियो देखना पड़ेगा जो कि आपको YouTube से प्लस vsmartacademy.com की वेबसाइट से मिल जाएगा। जैसे कि आप May 20 में पेपर दोगे सभी बच्चे, एक RTP आएगा मार्च के आसपास, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ तो वो एक आपको वीडियो अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं क्लास, वो 10 दिसंबर से कर सकते हैं, और पीडी हाफ पीडी वो मिलेगा 20 दिसंबर से। आप लोग यहीं बैठेंगे, वो उन बच्चों के लिए है, ठीक है। और फुल पीडी मिलेगा इसका तकरीबन 15 जनवरी को, जब हमारी पूरी क्लासेस खत्म हो जाएगी, और तकरीबन 20 जनवरी को आप नवंबर 2019 का सब बच्चे बैठकर क्या देंगे, पेपर देंगे। भूल गए क्या? भूलो मत भाई, पेपर है तुम्हारा कब ऑडिट का? 20 जनवरी, लिख लो नोटबुक में, 20 जनवरी को आपका पेपर है ऑडिट का। अब काफी बच्चों का डाउट होगा, सर लेक्चर्स कितने होंगे? सर रेगुलर कोर्स आप ले रहे हो, इसमें आपके लेक्चर्स होंगे 45। जो बच्चा फास्ट ट्रैक की पीडी लेगा उसके अंदर लेक्चर्स होंगे 20। रिवीजन के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है 8 लेक्चर यूट्यूब पे, जिसको मैराथन के नाम से जाना जाता है। आप इससे अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो तकरीबन 16 आवर्स के अंदर फुल ऑडिट। अब देखिए बाकी पढ़ाने का तरीका ही अलग है। यहां पे पहली स्लाइड स्टार्ट होनी चाहिए थी सिलेबस से। मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम पैटर्न, ध्यान से सुनिएगा। ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बीच बीच में आपको नींद आएगी, मैं बता देता हूं। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने जिंदगी में इसको आज तक नहीं पढ़ा। सुना था ऑडिट क्या होता है, कैसे करते हैं, कुछ पता है आपको? आप अकाउंट्स भी पढ़ते हो, कोस्टिंग भी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक नाम से ही चीजें समझ आ जाती है। बेटा आप इधर आओ ना, थोड़ा सा आपसे कनेक्शन नहीं बन पा रहा है मेरा, आप छूट जाओगे। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है। इसके अंदर ऐसी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, मतलब यकीन मानिए मेरी बुक की पहली लाइन पढ़ाने के लिए मुझे आपको बहुत कुछ समझाना है। तो आप क्लास को कम से कम 4 दिन तक बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा, 4 डेज एटलीस्ट, क्योंकि आपको बहुत सारी नई नई टेक्निकल टर्म सीखने को मिलेंगी। दूसरी बात, अगर कोई टर्म नहीं समझ आ रही है आपको, तो आप मुझसे कनेक्ट करेंगे क्लास के बाद, क्लास के बीच में ही, और मुझे भाई बोलो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे को इतना बड़ा नहीं बनना है कि मैं टीचर, वो गुरु वाली फील नहीं लेनी है अभी, ठीक है। कपिल भाई वाला भाई भी नहीं, ठीक है। एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा मैं यंगर ब्रदर और अपने सिस्टर्स को पढ़ा रहा हूं, और मेरा टारगेट ये है कि मेरे को आप सब लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं। और आपको इस क्लास से, मैं बता रहा था ना, एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, 3 एक्सपेक्टेशन मैं आपकी पूरी करूंगा इन क्लासेस से। नंबर 1, यू ऑल कैन अचीव योर ड्रीम्ड मार्क्स इन ऑडिट। जो भी आप ड्रीम करना चाहो कर लो। किसी बच्चे का टारगेट हो सकता है 40 हो, किसी का हो सकता है 90 हो, आप दोनों ही अचीव कर सकते हो। दूसरा, जितने भी बच्चे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे बिग 4 टारगेट कर रहे हैं बोथ ग्रुप के साथ, आपको बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मैं आपको बताऊंगा बिग 4 में कब जाना है, कैसे अप्लाई करना है, उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या रहेंगे, HR के क्या रहेंगे, टेक्निकल के क्या रहेंगे वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पहले ही प्रिपेयर होके जाओगे, ठीक है। GD राउंड कैसे होता है वो सब आपको सिखा दूंगा मैं, क्लास के अंदर नहीं, पर्सनल अलग लेवल पे, क्लास के अंदर बेसिक बातें। उसके अलावा मैं हर बच्चे को एक ही बात बोलता हूं जो बच्चा मुझसे कनेक्टेड है, कि एक चीज याद रखना हमेशा, जब आपकी आर्टिकलशिप आएगी। मेरा एक दोस्त है अमन अग्रवाल, राइट नाउ ही इज मैनेजर इनटू KPMG, और आप मिलना चाहोगे उनसे, वो गुड़गांव से बुलाऊंगा मैं उनको स्पेशली, कोशिश करेंगे मैं उनको बुलाऊं आपके लिए, ठीक है। और काफी दोस्त मेरे सीनियर मैनेजर्स भी हैं, अगर आप लोग प्यार देंगे तो मैं उनको जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि दिल्ली से किसी KPMG के सीनियर मैनेजर को बुलाना मतलब 1 लाख रुपए का खर्चा कम से कम यार। उनकी एक दिन की सैलरी इतनी है, तो आप ये देखो ना कि क्या सेक्रीफाइस कर कर आ रहे हैं वो मेरे लिए, और वो मेरे लिए आ रहे हैं मतलब वो आपके बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, राइट। तो ऑडिटिंग जो प्रोफाइल है मेरा, इसके अंदर आपको 3 चीजें मिल जाएंगी। एक तो मार्क्स तो 100% मिल ही जाएंगे, आप बिग 4 का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तीसरी चीज मैं बोल रहा था, जिंदगी में जब भी कुछ अचीव करना चाहो तो जो आपका ये कोर्स करिकुलम है ना, जो आप CA कोर्स पढ़ते हो, ये सिर्फ एक पार्ट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यदि आपने अपनी आर्टिकलशिप अच्छे से, माँ कसम डेली ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फोन आता है कि कपिल सर माफ कर देना, आपको इस चीज के लिए फोन कर रहा हूँ, कहीं 5,000 की नौकरी लगवा दो यार, CA हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहा है सर डम्मी हूँ, या आर्टिकलशिप नहीं की, काम नहीं आता। समझ रहे हो उसकी क्या वैल्यू है? वो अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहा कि मैं CA हूं और मेरे को कोई वैल्यू नहीं है मेरी। तो आप अपनी आर्टिकलशिप, हर बच्चा
3 चीजें जरूर लिखेगा कि मैं अपने, हर बच्चे को बिग 4 में नहीं मिल सकता, ये बात मानना आपको ये लिखना है कि मैं अपनी आर्टिकलशिप करूंगा तो टॉप 10 या टॉप 20 सीए फर्म से ही करूंगा बस। स्मॉल फर्म वाले गालियां दे रहे होंगे मुझे, अरे भाई तुम्हें गाली क्यों ना दे, मैं पब्लिकली बोलता हूं, ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, तुम्हें मैं गाली क्यों ना दूं। सेक्शन 144 पढ़ के आए हो कंपनीज एक्ट के अंदर? हाँ, कंपनी ऑडिटर वो क्या बोलता है? अरे रिस्ट्रिक्शन है ऑडिटर पे, क्या बोलता है वो सेक्शन? कि आप अगर स्टैट ऑडिट कर रहे हो, लो पढ़कर आए हो, जूता निकालू मैं? पढ़कर आए हो ना? कल ही पढ़कर आए, गायब हो रखे। सेक्शन 144 बोलता है कि अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो, अगर आप स्टैच्यूटरी ऑडिटर हो, तो आप ये सर्विसेज नहीं दे सकते। और उसमें पहली सर्विस है अकाउंटिंग सर्विस। हाँ, और जितने भी स्मॉल फर्म्स वाले हैं ना, आप अपने सीनियर से पूछ लेना, यहां मिल जाएंगे आपको घूमते हुए। उनको बोलना भैया आर्टिकलशिप चल रही है, वो हाँ, बोलना क्या करते हो, वो कहेगा यार पहले तो अकाउंट्स बनाएंगे, उसके बाद उसको चेक करेंगे। अरे नालायक, तू ही बनाएगा, तू ही चेक करेगा, ये ऑडिट हुआ क्या? मेरे पास बच्चों के पर्सनल मैसेज आते हैं, सर आर्टिकलशिप स्टार्ट होने वाली है, टैली सीख लूं क्या? अरे टैली कौन यूज करता है, क्लाइंट या ऑडिटर? हमें तो चेक करना है नालायक, तुझे क्यों सीखना है? बट स्मॉल फर्म वाले की पता है क्या रिक्वायरमेंट होती है? आप आ रहे हो हमारे यहां, टैली सीख क्या हो? दे आर जस्ट ब्रेकिंग लॉ। वो अकाउंट भी बनाते हैं और चेक भी कर देते हैं, फाइनेंशियल्स खुद ही बनाते हैं क्लाइंट के, और उस पर अपनी स्टैंप भी लगा देते हैं। ऑडिट हुआ क्या? तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। हमेशा एक चीज याद रखना, जाएंगे तो कहां जाएंगे? बिग 4 या फिर टॉप 20 सीए फर्म। रजिस्टर लाओ, ओपन करो, पहले पेज पे लिखो 3 बातें, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे साथ हो, अचीव करेंगे ये चीजें। पहले के 3 पेज छोड़ देना, उस पर आप सिर्फ अपनी जो दिल में इच्छा है वही लिखोगे। 3 पेज के, चलो फर्स्ट पेज पे लिखो ये बात, तो फर्स्ट पेज पे लिखो अपना टारगेट ऑडिट में आपको कितने मार्क्स लेने हैं। अपने आप को समझते हुए, अपने आप को देखते हुए मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑडिट में 60+ नंबर एक वो बच्चा ले सकता है जिसको ये लग रहा है यार मैं तो बाकी सब्जेक्ट में फेल होऊंगा। अब आप अपना टारगेट लिखो कि आपको क्या चाहिए, ऑडिट में कितने मार्क्स चाहिए। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ इन माय सब्जेक्ट, राइट डाउन। और याद रखना, ये अचीव करवाकर मानूंगा जो आपकी नोटबुक है। और आपको पता ना हो तो बता देता हूं, मैं पर्सनल सारी नोटबुक चेक करता हूं क्लास के अंदर ही, तुम्हारी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम जो बच्चे नालायक इधर देख रहे हो, इधर सुनो मेरी बात, तुम लिखो सब, तुम भी लिखना। सोते हुए क्लास नहीं देखना है। पिछली बार मेरे पास एक लड़की का फोन आया भिवानी से, बोली सर मैं आपकी क्लास रात को 11 बजे देखती हूं। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी स्माइल अच्छी है, नींद नहीं आती। ये सब नहीं करना है, आराम से स्टडी टेबल पे, चेयर पे बैठ के देखनी है क्लास। दूसरी बात, ये स्पीड नहीं बढ़ाना है, टॉम एंड जेरी नहीं खेलना है मेरे साथ। नॉर्मल स्पीड पे क्लास देखनी है और पूरी क्लास देखनी है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो आप भी, क्योंकि आपको आगे मैं ना ही तो थप्पड़ मार सकता हूं, ना ही आपको मुर्गा बना सकता हूं। इनको मैं देख लूंगा। क्या आप देखना चाहते हो इन नालायकों को? हाँ जी सर, दिखाएंगे बाद में। तो लिख लिए मार्क्स सब बच्चों ने? दूसरी बात लिखो, आई विल डू आर्टिकलशिप इन बिग 4। मैं आपके साथ बहुत चीजें शेयर करूंगा यार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं डायरी लिखता था, मैं पहली बार सीए फेल हो गया था तो मैंने उसमें 4 लाइनें हिंदी में लिखी थी। वो डायरी मेरे पास आज भी है, आई विल शो यू। कि हमारी लाइफ में बहुत सारे पत्थर आएंगे, हम गिरेंगे, लेकिन उठ के चलना है, ठीक है? लिखो, आपको अपनी आर्टिकलशिप कहां से करनी है वो लिखो। आई विल डू माई आर्टिकलशिप आइदर इन बिग 4 और इन टॉप 10 सीए फर्म। यहां पे कोई मम्मी बॉय और मम्मी गर्ल है क्या? आप हो, मतलब मम्मी के बिना कहीं नहीं जा सकते? हाँ, तो देखो बेटा, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मेरी मम्मी मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती, बट मैं आज पुणे में हूं। मैं आज भी उनसे बात करता हूं, वो रोने लग जाती है। मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे अगर मैं ज़्यादा बात करूंगा तो। मैं उनको तब छोड़ के चला गया था जब मैं IPCC कर रहा था। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। अब मैं दिल्ली था तो उनको शांति थी कि मेरे को ये मिलने आ जाता है, 3 घंटे का रास्ता है, आराम से गाड़ी से आ जाता है। जैसे ही मैं उनको बोला मामा मैं पुणे ही जा रहा हूँ, उनको ये था अभी तक चल पुणे जाता है, 40 दिन पढ़ा के आ जाता है, इट्स फाइन, मैनेजेबल है।
अभी मैंने उनको बोला मम्मा मैं पुणे जा रहा हूँ और मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। सीरियसली वो साइलेंट थी बिल्कुल। मैंने अग्रिमा को कहा सामान पैक करो, पहले घर चलते हैं, समझा के आते हैं उनको। मतलब पेरेंट, हम, आप बच्चे हो, आप छोड़ के चले जाओगे एक दिन, आपके पेरेंट आपको कभी नहीं छोड़ सकते। तो हमेशा ध्यान रखना भाइयों, अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखना। मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, आप फिजिकली उनका ख्याल नहीं रख पाओगे हमेशा, ये सोचना भी मत। अगर आप फिजिकली ख्याल रखने की सोचोगे तो आप उनका रियल ख्याल नहीं रख पाओगे। बात समझ आ रही है मेरी? क्योंकि आपको असली में उनकी टेक केयर करने के लिए वी नीड टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, राइट? और उसके लिए हमें हमारे घर से बाहर जाना होगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो चाहे दिल्ली में मिले, चाहे वो मुंबई मिले, चाहे वो पुणे मिले, चाहे किसी भी कोने में मिले, हम लोग वहाँ जाएंगे। हमें हमारे घर वालों को समझाना है और हम वहाँ जाएंगे। एक यहाँ पे रियल एग्जांपल, मेरे पास एक बच्ची का फ़ोन आया बेंगलोर से, बोली सर मैं सीए में फेल हो गई थी और मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं भेज रहे पढ़ने के लिए, बेंगलोर में अच्छी कोचिंग्स नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं क्या करूं, आप बताओ। बोली सर आप मेरे भाई से बात कर लो प्लीज़ एक बार। सोचो, गर्ल्स इसलिए फ़ोन कर रही हैं कि मैं उसके भाई से बात कर लूँ, उनको ये समझाने के लिए कि अपनी बहन को भाई बाहर भेज दो। और मैंने बात की, और सीरियसली करंटली राइट नाउ इज़ इन दिल्ली, वो दिल्ली से अपनी क्लासेस ले रही हैं। तो आप भी समझाना, ज़रूरत पड़े तो अपने भाई को बुला लेना, आपके घर आऊँगा, आपकी मम्मी को समझाऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लिख लिया ये? तो ये 2 टारगेट हैं जो हमें अचीव करने हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न की। सुनिएगा सही बच्चे ध्यान से, और लिख भी सकते हैं साथ साथ। आपका जो पेपर आने वाला है, किसी बच्चे को नींद आए तो जाकर बाहर वॉशरूम होके आ सकता है, ठीक है? आपका जो पेपर आने वाला है बेटा, उसमें एमसीक्यूज आएंगे। सबको पता है 30% पेपर एमसीक्यू हो चुका है, तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू, 1 to 20 एमसीक्यूज आएंगे आपके 1 नंबर के, ठीक है? जिसको रीड करो, टिक, गोला भरो, आगे चलो, जय श्री राम। कितने बच्चों की इंग्लिश वीक है? तुम नीचे रखो, दिख नहीं रहे मुझे, वो कह रहा है मैं नालायक। कितने बच्चों की इंग्लिश वीक है? उठाओ यार, शर्म की क्या बात है? बाकी सब अंग्रेज हैं, सबकी एवरेज होती है, ठीक है? तो ये 30 नंबर ऐसे हैं जहां पे हमें ना ही इंग्लिश चाहिए ना ही मराठी चाहिए, ठीक है? कोई नहीं, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स के। क्लियर है बेटा? 30 मार्क्स एमसीक्यूज, चित कर देना है सब बच्चों को। कर दोगे चित? हनुमान, पक्की बात है? ठीक है। उसके बाद सुनिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान एक माता होती है, वो पैसे वाली कौन सी माता होती है? लक्ष्मी माता। आपने वो लक्ष्मी माता का अवतार देखा है जिसे वो ऐसे खड़ी होती है? वो क्या होता है, नीचे क्या गिर रहे होते हैं? अब है ना, आप आंखें बंद करो और मन में सोचो लक्ष्मी माँ खड़ी है और वो ऐसे कर रही है और वो नंबर दे रही है आपको कि बेटा ले लो जितने बटोरने हैं। देखो अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन आएगा जिसको हम सेक्शन बी बोलते हैं, डिवीजन बी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ही माता लक्ष्मी का प्रसाद, वो बोलते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया होगा, आपको बताना पड़ेगा ये स्टेटमेंट सही है या, एक सही बता दिया 2 नंबर उसमें एक रीजन लिखना है आपको कि ये गलत है तो ये क्यों गलत है, या ये सही है तो ये कैसे। 2 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे, एक ऑप्शन में आपको छोड़ देना है, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 14 नंबर चित। कितने हो गए? 44 मार्क्स यहां तक हो गए। क्लियर है? पीछे वालों क्लियर? उसके बाद आएंगे 5 क्वेश्चन, 1 2 to 6, जिनमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। कितने ऑप्शंस है ना तुम्हारे पास जिंदगी में, यहां भी एक ऑप्शन, कोई 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे ये बोलते हैं सर मेरा इंग्लिश वीक है, मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं लिख सकता, भाई मार्क्स देखो कितने कितने नंबर के क्वेश्चन है? 4 4 3 3, 4 4 3 3, 3 3, 4 4, 4 4, 3 3, बस। तो इसका मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन में तुम ऑडिटिंग एग्जाम में कितना एक्सपेक्ट करते हो, कितना लिखना होता है। एक है ना, यहाँ पे एक बात बताता हूं, हंसना मत, ठीक है? मैं हंसूंगा सिर्फ हंस पड़े। मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो मैं ही हूं। कहते हैं सर कितना लिखूं, एक 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखूं? आपकी भी एक क्वेरी होती है? किस किस की होती है? सबकी होती है भाई। मैंने कहा अच्छा तू मुझसे ये पूछ रहा है 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखूं, तेरे को कितना आता है बे
तेरे को कितना आता है, तू सही कितना लिख सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आस्क योर सेल्फ। एक 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ये पूछ रहे हो कि मैं कितना लिखूं, आप पहले अपने आप से पूछो तुझे आता भी है ये? अरे मेरा हमेशा एक ही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के पीछे, जितना आता है उतना लिखो। समझ आ रही है मेरी बात? जितना आता है उतना लिखो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये बातें जो मैं बोल रहा हूं लिख लेना। ये बेकार की एक बच्चा पूछता है, सर बिग 4 में जाऊं या स्मॉल फर्म में? मैंने सुना है बिग 4 में एक ही चीज में काम करवाते हैं, स्मॉल में सब सीख जाएंगे। मैंने कहा गधे, तेरे को मिल रही है बिग 4? बिग 4 में जाऊं या स्मॉल फर्म में? जिस दिन मिल जाए उस दिन पूछियो मुझसे। समझ आ रही है? बेफालतू की कहीं और ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार। आपको सिलेक्शन कब करना होता है? व्हेन यू हैव ऑप्शंस। तेरा बिग 4 का ऑप्शन थोड़ी ना है, बिग 4 बट थोड़ी ना रही है मैं गया और ये बिग 4 सेट चलो, ऐसा नहीं है। मैं आपकी कुछ बेसिक क्वेरीज रिजोल्व कर रहा हूं, ठीक है? तो हमेशा ये फालतू के क्वेश्चन में मत पढ़ना कि बिग 4 या मीडियोकर। पहले ले तो ले, इंटरव्यू क्रैक करो, ले तो लो, फिर बाद में सोचेंगे। एक और अगली क्वेरी, सर ओन लैंग्वेज या बुक लैंग्वेज, ये कितने बच्चों की होती है? सर अपनी भाषा में लिख सकता हूं क्या? कितने बच्चों की होती है सीरियसली? आपकी नहीं होती? ओन लैंग्वेज या बुक लैंग्वेज? हाँ, आईसीआई लैंग्वेज। कौन सी है वो? कौन सी है वो? चाइनीज? आईसीएआई लैंग्वेज। आईसीआई ने ड्राफ्ट किया भैया। जैसे भाई मराठी है तेरी ओन लैंग्वेज, तू मराठी में पेपर लिखेगा? या मैं हरियाणा से हूं तो मैं लिखूंगा, हाँ भाई आजा मैं लिख रहा हूं हरियाणा। अब तो मेरे को बोलने भी नहीं आती हालांकि, तो मैं हरियाणा से हूं तो क्या मैं हरियाणवी लिखूंगा उसमें? बिहार से कौन है? बिहार की कौन सी होती है बेटा? मैथिली है? भोजपुरी, तो वो भोजपुरी में पेपर लिखेंगी? आई लो, और ये वो। हमें एक ही लैंग्वेज लिखनी है, और वो कौन सी है? इंग्लिश। या फिर आप हिंदी ऑप्ट कर सकते। हम इंग्लिश में पेपर लिखेंगे बेटा। अब ये ओन लैंग्वेज बुक लैंग्वेज ये क्या होता है? आप ये बोलो मेरी इंग्लिश ग्रामर वीक है तो मैं क्या इंग्लिश के बीच में हिंदी डाल सकता हूं क्या? इंग्लिश को बिना ग्रामर के लिख सकता हूं क्या? तो यहां पे आपको अब मैं एक सीरियस आंसर देता हूं। ऑडिट के पेपर को आप अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हो, बट ऑडिटिंग के अंदर काफी टेक्निकल वर्ड्स आएंगे। मैंने कहा ना अगली 5 क्लास तक तो आपको सिर्फ वर्ड्स ही सिखाने में लगेंगे। वो टेक्निकल वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। क्लियर है बेटा? पीछे आपका नाम? हाँ विष्णु, क्या बात है। ब्रह्मा, ब्रह्मा कहां है? ब्रह्मा है कोई? हनुमान बैठे हैं, विष्णु। आपका क्या नाम बेटा है? ओमकार। मैं तो अभी मंदिर गया था मैं तो अभी पीछे मंदिर गया था 15 मिनट के लिए। कल से आगे यहीं तो मार लिया। जय हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सब यही है मेरी क्लास में, श्री भी है। देखो बेटा, तो 44 मार्क्स के हमारे ऐसा पेपर है जिसमें आपको कोई भी राइटिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप 44 मार्क्स का पेपर आसानी से अटेम्प्ट कर दोगे। क्लियर? उसके बाद 5 में से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं जो कि छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है। अगर वो बच्चा पूछता है सर 1 पेज भर दूं, आधा भर दूं, अगर उस हिसाब से बात करूं मैं तो तकरीबन आधे या 1 ही पेज में वो आंसर क्लोज हो जाता है। ठीक है? अब यहां पे आपको ना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बेटा जरा बताओ। 4 क्वेश्चन की मैं एवरेज पकड़ूं तो 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है? तो हमारा यहां पे फोकस ये रहेगा क्लास में 45 दिन में हमें हमारी स्पीड और ये देखना है कि हम 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं या पेपर में किसी को डाउट की कितना क्या अटेम्प्ट करना है। अगर ये 44 में से आपके कंसेप्ट क्लियर है, ये कंसेप्ट बेस है, 44 कंसेप्ट बेस है, अगर आप 44 में से 38 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो, और वो मैं ना आपको सीरियसली बता रहा हूं, सोते हुए भी मेरी क्लास देख लोगे ना तो स्कोर कर लोगे, सोते हुए भी। जगोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बाकी तुम पता है अश्लील हो, तुम्हें पता है ये चीज किसी ने बोली तुम्हें? बाकी 56 नंबर में से अगर उसका भी 50 कर दूं मैं तुम लोगों को देखते हुए, तो कितने हो गए? कितने हो गए? 22-23 नंबर मान लो, कम से कम कितने हो गए बेटा?
60 हो गए, 60 नंबर हो गए ना। तो 60 नंबर तो ऑडिट में वो बच्चा भी ले सकता है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ मजे करने आया है क्लास में, ठीक है। तो ये पेपर क्लास छोड़ के मत जाना लेकिन कल से यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? आगे चलें, देखिएगा इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपने बताया व्हाट इज ऑडिट का मतलब क्या है कि कोई भी चेकिंग, चाहे वो आप मेरे को कर रहे हो वो भी ऑडिट है, ठीक है। आप कुछ भी काम किसी भी चीज को चेक कर रहे हो, यू कैन से भाई ऑडिट चल रहा है। क्या मैं आपको इस कोर्स में ऑडिट पढ़ाने वाला हूं? नहीं, यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट होती है आज की, ठीक है। क्या मैं आपको ऑडिट पढ़ाने वाला हूं? नहीं, ये एक जनरल इंटरनेट की डेफिनेशन है, जरा पढ़िए ऑडिट की क्या होती है। द जनरल डेफिनेशन ऑफ एन ऑडिट इज एन इवेल्युएशन ऑफ ए पर्सन, जो आप डेली बेसिस पे करते हो, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, प्रोसेस, एंटरप्राइज, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। किसी भी चीज का इवेल्युएशन क्या है? ऑडिट है। तो क्या हम ऑडिट पढ़ने वाले हैं? नहीं। तो यार ये ऑडिट क्या है? ये देखो, दिख रहा है सभी बच्चों को स्क्रीन पे? पीछे वालों दिख रहा है? ये डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट होते हैं, देख लो जरा। जैसे कि बोलो, नाम बोलो मेरे साथ। रुक जाओ बस हाँ जी सर, हेलो, इधर, बाद में इधर, फिर इधर, ठीक है। इंटरनल ऑडिट, ठीक है। पता 2-4 बच्चे पीछे बैठे होंगे टीवी के नहीं है। इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या करते हैं, कौन बताएगा? हंसते हंसते सीख जाएंगे हम। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है, बताओ बेटा। हमारी कंपनी में खुद ही एक ऑडिटर अपॉइंट करके उसकी चेकिंग कराते हो। क्या? हमारी कंपनी के अकाउंट्स। नहीं, ठीक है चलो मैं बोलता हूं कुछ हद तक, ठीक है। बताओ बेटा इंटरनल ऑडिट क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ। मैनेजमेंट को चेक करता है? हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कुछ गलत नहीं है ऑडिट में, सब सही है। हाँ बताओ। क्या? ठीक है चलो, और कोई बेटा? चलो ठीक है, और बताओ। मैनेजमेंट जो अपॉइंट करता है कि कंपनी कैसे फंक्शन हो रही है और कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से फंक्शन किया है क्या। ताली, कुछ हद तक ठीक है। और कोई बच्चा? हाँ करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं बेटा, ये आपने गलत कर दिया। खुद का परफॉर्मेंस चेक करना है, ठीक है, बट दिस इज एक्चुअली ए लो रिक्वायरमेंट। आई विल कम लेटर ऑन दैट। दिस इज एक्चुअली कंप्लायंस एज वेल। और कोई? सुनिएगा ध्यान से। रिलायंस का एग्जांपल लेके चलूंगा क्योंकि हम उसी का ही ऑडिट करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। एक रिलायंस कंपनी है बेटा, किसकी है? अंबानी की है, ठीक है। मान लीजिए मुकेश अंबानी की है, ठीक है बेटा। मुकेश अंबानी क्या कंपनी के डेली काम को चेक करता है कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं कर सकता वो। इसके लिए कंपनी क्या बनाती है? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को चलाते हैं। मान लिया वो कैसे, वो क्या, वो भी जाके खड़े होते हैं, हाँ भाई सही काम कर रहा है क्या? अरे माल गिरेगा, सही रख, ऐसे करें। तू क्या दिखा कुछ बाहर लेके जा रहा है क्या? वो ऐसे काम करेंगे ना? नहीं। तो क्या बनाते हैं वो उस काम को करने के लिए? अरे ऑडिट कमेटी भी एक मैनेजमेंट का पार्ट हो गई यार। काम कैसे चलेगा उसके लिए वो क्या बनाते हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपीज। क्या बनाते हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपीज, ठीक है। एसओपीज बनाते हैं कि अगर परचेज कोई करेगा तो ये एक प्रोसीजर है। मैं आपको सारे प्रोसीजर सिखाऊंगा कि इस तरह से आप ऑडिट करोगे। सेल होगी तो ये प्रोसीजर है, एचआर डिपार्टमेंट के ये प्रोसीजर है। हर डिपार्टमेंट के क्या होते हैं बेटा? एसओपीज होते हैं। सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, क्या होते हैं? एसओपीज होते हैं। मतलब आपको कोई काम करना है तो इस एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करना है। उन काम को करने वाले लोग कौन होते हैं? हम जैसे लोग, एम्प्लॉइज। आपको लगता है कि आप एम्प्लॉय को बोलोगे ये काम इस तरह से करना है और आप उस पर इतना ट्रस्ट कर लो, ये मान लो कि काम उसी तरह से कर रहा है? जरूरी नहीं है, अदरवाइज तो फिर फ्रॉड ही नहीं होगा कभी भी। कंपनी के अंदर जो फ्रॉड होते हैं फिर होंगे ही नहीं। इसका मतलब जो मालिक है वो डे टू डे काम को तो चेक नहीं कर सकता, और मालिक तो हम भी है ना, शेयर होल्डर्स। यस और नो? हम नहीं जानना चाहेंगे हमारी कंपनी के अंदर काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस चीज की चेकिंग के लिए, डेली ऑपरेशन की चेकिंग के लिए, लॉ एंड रेगुलेशन को हम कंप्लाई कर रहे हैं या
नहीं। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो A to Z एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ये भी आ जाएगा जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रखे हैं, क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। समझ आ गया। इंटरनल ऑडिट का एरिया बहुत वाइड है, बहुत ही ज्यादा वाइड है। उसके अंदर एक ऑडिटर चाहे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक कर सकता है। एक ऑडिटर चाहे तो कहेगा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्शन चेक करूंगा, मैं HR डिपार्टमेंट चेक करूंगा, मैं लीगल कंप्लायंस चेक करूंगा। तो उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। बात समझ आ रही है। वो अपना ऑडिट करता है, इंटरनल ऑडिट करता है। आई विल शेयर सम रिपोर्ट्स विद यू। और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाता है कि भैया मैंने इस डिपार्टमेंट का ऑडिट किया था और ये मेरी रिपोर्ट है। आपने एक सुना होगा बोर्ड मीटिंग, सुना है? वो रिपोर्ट उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट की जाती है जहां हमारे स्टैच्यूटरी ऑडिटर साहब भी बैठे होते हैं, जैसे कि मैं। वहां पे प्रेजेंट किया जाता है कि सर ये इंटरनल कंट्रोल्स इस कंपनी के वीक थे, यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए। मतलब वो सजेशंस भी देता है अपनी। तो इंटरनल ऑडिटर किसके लिए काम कर रहा है? बेसिकली मैनेजमेंट के लिए। समझ आया। कुछ लोगों को हम जॉब से निकाल देते हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कुछ लोगों को नए हायर करते हैं। पर्पस समझ आया इंटरनल ऑडिट का? हम डिटेल में जाएंगे। उसके अलावा एक ऑडिट कौन सा होता है? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कोई बंदा करता है या बाहर से आके करता है? ऑप्शन है हमारे पास। इंटरनल ऑडिट आप बाहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के भी करवा सकते हो, या अपनी कंपनी में एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना सकते हो जिसका नाम क्या होगा? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। जैसे कि मैं ऑडिट करता था ना जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड का, अगर आपने देखा हो JSPL, तो उसका एक बार मैंने सिस्टम ऑडिट किया था। लेकिन उनकी अपनी खुद की एक इंटरनल ऑडिट टीम भी थी कंपनी के अंदर ही, 20-30 चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो कि डेली बेसिस पे काम चेक करती थी सही तरीके से हो रहा है या। लेकिन डेली काम के अलावा कभी कभी कुछ एडिशनल काम भी तो होता है ना, तो उसके लिए उन्होंने हमें हायर किया था अलग से। तो इंटरनल ऑडिट कंपनी के अंदर के भी हो सकते हैं और कंपनी के। दूसरा ऑडिटर कौन सा होता है बेटा? एक्सटर्नल ऑडिट। ये कौन सा ऑडिट है? जो कंपनी के बाहर से आए, लेकिन क्या करेंगे? क्या चेक करेंगे? एक्सटर्नल ऑडिट का यहां पे मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, स्टैच्यूटरी ऑडिट। कौन सा ऑडिट? स्टैट ऑडिट बोल सकते हो आप इसको। कौन सा ऑडिट बेटा? स्टैट ऑडिट। अब ये स्टैट ऑडिट के अंदर क्या कवर हुआ? स्टैट ऑडिट के अंदर क्या कवर हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या भला होती है बेटा? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। नहीं पढ़ाया क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नहीं आया क्या? इंडेस में होगा शायद, या तो फिर। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो एक्सटर्नल ऑडिट किसका ऑडिट करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा। समझ आया। मतलब बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ये ऑडिट करेगा और अपनी एक क्या बना के दे देगा? ऑडिट रिपोर्ट बना के दे देगा, जिसमें वो क्या देगा? अपनी ओपिनियन। क्या ओपिनियन देगा भाई? काम काम तो अपन ने देखा ही नहीं। ना ना ना, ये सब नहीं देखता। बताओ बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जब एक ऑडिटर करने आएगा तो वो क्या पर्पस रहेगा उसका? इंटरनल ऑडिटर के पर्पस समझ आए कि वो ये देखेगा काम पॉलिसी प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है या। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर का क्या पर्पस रहेगा? एक एक करके यार, मैं डर जाऊंगा, आराम से धीरे धीरे। हाँ करेक्ट, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ या नहीं हुआ। कहीं अकाउंटिंग तो गलत नहीं कर रखी। परचेज की एंट्री क्या होती है बाबू? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक वेंडर। कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया, वेंडर टू परचेज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखना, जनरल एंट्रीज देखना सही है या नहीं है। और बताओ भैया और क्या देखेगा? हाँ बेटा, मैं आ जाता हूं आपके पास। हाँ ना ना ना, अपने को क्या मतलब कंपनी के पास लिक्विडिटी है या नहीं है? जो अकाउंट्स या अमाउंट्स, हाँ हाँ, जितना होना चाहिए उतना है या नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये बोल रहे हैं जैसे कोई एग्जांपल, जैसे कि अगर सेल्स हाँ 5 लाख का है तो उन्होंने 5.5 लाख का तो नहीं बताया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होती है बुक, एक होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक से बनते हैं, ठीक है, जनरल एंट्रीज वगैरह से। तो आपकी बुक में आ रहा है सेल्स 5 लाख, कहीं ऐसा तो नहीं है फाइनेंशियल में उन्होंने कितना दिखा दिया हो? 5.5 लाख। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैच करने चाहिए किसके साथ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। बिल्कुल ठीक है।
हाँ, P&L के जो एक्सपेंसेस हैं उनकी रिलायबिलिटी और उनको चेक करना, ठीक है। और भाई दिमाग खोलो, यू शुड बी ऑडिटर, यू शुड फील आई एम द स्टाफ अकाउंटेंट। ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, बोलो जय माता दी। यस, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है आपकी समझ लो आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई है और आज आपका पहला दिन है, ट्रेनिंग चल रही है। क्लाइंट करना है आपको, चुपचाप बैठ के सुनोगे, समझ लो 60 नंबर आ जाएंगे, बाकी मजा नहीं आएगा। तो इसलिए अपने आप को दिमाग का ढक्कन खोलना स्टार्ट करो धीरे धीरे, जो बोलोगे सही होगा। हाँ बताओ। चलो एक पेरोल का खर्चा आता है, उसमें पेमेंट देख लोगे आप ठीक हुआ या नहीं हुआ। करेक्ट, बिल्कुल सही है बेटा। कि और किसके हिसाब से डिस्क्लोज करें, तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से? हाँ, कौन सा? किसने बोला? यस, जो फाइनेंशियल बने हैं वो क्या, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बने हैं या पहले फिक्स एसेट्स होती थी, अब क्या होता है? PP&E, प्रॉपर्टी प्लांट एंड। कंपनी लिख सकती है क्या गाड़ी खरीदी? तो जो प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनेंगे, वो किसके हिसाब से होने चाहिए? शेड्यूल 3। क्या बात है, शेड्यूल 3 के हिसाब से। बात समझ आती है? समझ आती है? ये देखो, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर मतलब मैं कपिल गोयल और आप सब मेरे स्टाफ अकाउंटेंट, हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम वहां जाएंगे और ये देखेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने हैं या इसके अलावा भाई अपने को कोई और लेना देना। कंपनी ने सही काम किया, गलत किया, अपने को क्या पड़ा? वो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। अपना काम क्या है? जो जनता है, जो शेयर होल्डर्स है। यार एक बच्चा है ना, ये आप इधर आओ, क्योंकि आपको बिल्कुल देखने के लिए मेरे को बार बार इधर आना पड़ता है। जो जनता है, जिसका कंपनी में पैसा लगा हुआ है, उसको सिर्फ अपने को ये बताना है कि भाई जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाए है ना, ये सही बनाए हैं। अब तू देख कि काम इन्होंने सही किया है या। हाँ, मैं इतनी गारंटी ले लेता हूं कि फिक्स एसेट्स अगर 1 करोड़ की आ रही है तो इसका मतलब वो है। फर्जी को सत्यम का केस कितने बच्चों ने सुना है? मैं सब लूंगा क्लास में, सबने सुना है ना? क्या हुआ था बेटा वहां पे, बताओ भाई। मैं डर जाऊंगा यार, सब एक साथ बोलोगे तो। एक एक करके बताओ, हाथ ऊपर करके। हाँ हाँ हाँ, आप बताओ। आवाज में जोश देखो, तुम ऐसे ही मेरे को पीछे। हाँ बताओ बेटा। इन्फ्लेट करे थे ना, इजी भाषा में। हाँ, उन्होंने कहा अपने अकाउंट्स इन्फ्लेट किए थे, तो अपना तो काम क्या था एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का? अकाउंट्स को ही तो चेक करना है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर फिक्स एसेट 1 करोड़ के तो वो एक्चुअली में, तो फिर ऑडिटर क्या कर रहे थे? ऑडिटर कौन थे? तो वो क्या कर रहे थे फिर? अच्छा, और कोई बताएगा? आपने बहुत सही बोला है वैसे। और कुछ? हाँ सर, उन्होंने एफडीज किए थे अलग-अलग इसके, और एफडीज के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स ले लिए थे। ठीक है, चलो कुछ हद तक। हाँ, सब बच्चे बोलेंगे, जिसको ये लग रहा है मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, वो भी आज कुछ बोल ही देगा। बताओ। हाँ भाई। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन एक अच्छा चलो, और कोई इधर से? ये रो बेचारी हार जाएगी। बताओ बेटा। हाँ, सत्यम का कुछ पता है? सत्यम, रामलिंगा राजू। जो मतलब डमी फाइनेंशियल्स पब्लिक में दिखाए थे उन्होंने ऑडिटर्स को। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑडिटर ने कुछ क्यों नहीं किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर का तो काम ही फाइनेंशियल चेक करना होता है। हाँ क्या बोला? हाँ, तो फिर उसने क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है सत्यम का फ्रॉड कोई 1 साल का फ्रॉड था? कितने साल का था? 8 साल। तो स्टैट ऑडिटर के 8 साल तक आंख बना रहा था। सुनिए, 2 मिनट में बताऊंगा, पूरी केस स्टडी बाद में लेंगे। रामालिंगा राजू साउथ इंडिया से था, ठीक है। उसके दोस्त जो थे वो पीडब्ल्यूसी में पार्टनर थे, ठीक है। पीडब्ल्यूसी में पार्टनर थे, ऑडिटर थे। उसने अपनी कंपनी का ऑडिट किसको दिया? अपने दोस्त को। दे सकता है, तुम कल बड़ी बड़ी कंपनी बनाओगे, मुझे ऑडिट दोगे, अपन करेंगे सेटिंग। ऑडिटर को पता था सब कुछ गलत चल रहा है, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट के जो अंदर लिखा हुआ है वो सब गलत है, वो ऑडिटर को पता था।
लेकिन वो फिर भी क्या दे रहे थे, अपनी रिपोर्ट अच्छी दे रहे थे। जनता में अपने साइन कर कर ये बोल रहे थे कि इस कंपनी के अंदर सब कुछ, मैं बेटा क्योंकि अपने को आगे बढ़ना है इसलिए भी पूरी केस स्टडी नहीं ले सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि ऑडिटर ही मिला हुआ था, ऑडिटर ही। और भाई हमारे साइन की वैल्यू पता है आपको कितनी है? जब ये कपिल गोयल अपने फाइनेंशियल पे साइन कर देता है तो इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है? इस साइन की वैल्यू कितनी है पता है? कितनी? कच क्या बताओ, यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स यार, लाखों में। इसकी वैल्यू आप सर मेजर ही नहीं कर सकते। अगर ये साइन किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो जाए तो यू कैन नॉट मेजर द वैल्यू ऑफ दिस सिग्नेचर। जैसे ही आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक अपना एश्योरेंस दे देते हो, आप साइन कर देते हो, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहलाते हैं बेटा? और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पता है क्या होता है? क्या? कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनको क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट किया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि जो इसके अंदर लिखा गया है वो सब सही है। तो सत्यम में यही हुआ था। उन्होंने अपनी बैलेंस शीट और अपने फाइनेंशियल सब इन्फ्लेट कर दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर दिए। 8 साल के बाद भी फ्रॉड पकड़ा नहीं गया था। कभी आपको पता हो कि पकड़ा गया था? पकड़ा नहीं गया था। यूएस में सत्यम के कुछ शेयर्स डाउन हुए थे, इनके कुछ नॉन कॉम्प्लाइंस पकड़े गए थे यूएस के अंदर, इंडिया में नहीं। रामालिंगा राजू को समझ आ गया जो अब गेम में खेल रहा हूं ना, अब नहीं खेल सकता। एक होता है ना घड़ा, जब वो पूरा भर जाएगा तो पानी तो बाहर आएगा ही आएगा। उसको समझ आ गया ये फ्रॉड में अब, और उसने खुद ही स्टेटमेंट लिख दिया सर कि मैं 8 साल से अपनी बुक्स को क्या कर रहा था? कुक कर रहा था। लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। इट्स लाइक राइडिंग ए, चलो अभी फिर लेते ही नहीं, आपको पता ही नहीं। तो वो कह रहा है कि ये मैं 8 साल तक अपने फाइनेंशियल कुक कर रहा था और अब मुझे नहीं लगता मैं और कर पाऊंगा, तो मुझे ले चलो, ये मेरे से गलती हो गई। इस तरह से फ्रॉड पकड़ा गया था। और पीडब्ल्यूसी वाले सब पार्टनर अंदर हैं। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कभी भी गलत काम छोटे मोटे जो करने होंगे वो मैं बता दूंगा। तो एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बेटा बहुत वैल्यू होती है। आप जैसे ही साइन कर दोगे, शेयर होल्डर पैसा लगा देगा, बैंक लोन दे देगा। किसी को ज्वाइन करना है किसी कंपनी में, बेचारा मेरे जैसा बंदा जाएगा, वो ज्वाइन कर लेगा ये सोच के कि कंपनी इतनी बड़ी है, अच्छा खासा पैसा देगी। समझ आया इसकी वैल्यू? तीसरा होता है टैक्स ऑडिट। जो गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई? विजय साड़ा बोल। विजय साड़ा, विशाल भट्टड़, दो ही तो है टैक्स, डायरेक्ट और। तो उनका भी ऑडिट होता है। कंपनी सबसे ज्यादा चोरी किस में करेगी? टैक्स में। 30% बचाएगी भाई अपना, तो उसके लिए डायरेक्ट टैक्स ऑडिट भी होता है और इनडायरेक्ट टैक्स ऑडिट भी होता है, जिसको जीएसटी ऑडिट बोलते हैं। समझ आया? ये फाइनेंशियल ऑडिट आप एक्सटर्नल ऑडिट के साथ ही मर्ज कर सकते हो। उसके बाद ऑपरेशन ऑडिट होता है, ऑपरेशन को चेक करना डेली डेट। कॉम्प्लायंस ऑडिट होता है, आप करवा सकते हो सिर्फ कॉम्प्लायंस। इंटरनल ऑडिट कवर्स एवरीथिंग, ये चीज ध्यान रखना, एक्सेप्ट फाइनेंशियल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के अंदर आप ऑपरेशनल भी करवा सकते हो, कॉम्प्लायंस भी करवा सकते हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी करवा सकते हो, पेरोल भी करवा सकते हो, और आप चाहो तो टुकड़ों में अलग अलग भी करवा सकते हो। समझ आया? तो 3 बन गए मेन, 3 बन गए ना मेन। एक तो ऑडिट अंडर जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स, एक बन गया अपना इंटरनल ऑडिट, तीसरा बन गया अपना स्टैट ऑडिट। अब मुझे ये बताओ हमारे सिलेबस में क्या है? फ्लो बना पा रहा हूं मैं आप लोगों का? फ्लो बना पा रहा हूं, लेके आ पा रहा हूं सब्जेक्ट के अंदर? अब बताओ हमारे सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तुम भी बताओ ना लायक हो। स्टैट ऑडिट पढ़ने वाले हैं। तो वो बच्चा नाराज हो गया, रो मत। तुम में से भी कोई नाराज हुआ कि सर सुनने में तो इंटरनल ऑडिट अच्छा लग रहा था, साला लग रहा था कंपनी में जाएंगे, मशीनें देखेंगे, लेबर को थप्पड़ थप्पड़ मार देंगे, IITN को बुलाएंगे, लग रहा था ना सुनने में अच्छा। तो इंटरनल ऑडिट नहीं करवाओगे क्या? ऐसा मन में फीलिंग आया। ये टैक्स ऑडिट भी करना था हमको, विजय साड़ा बेचारा बैठेगा, मेरे को तो किया ही नहीं तुमने। हाँ विशाल भट्टड़ की क्या कपिल यार, तुमने बच्चों को सब सिखा दिया, जीएसटी नहीं सिखाया। तो ये तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? हम ये ऑडिट नहीं सीखेंगे, सिर्फ स्टैट ऑडिट सीखेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल का ऑडिट, वो भी एक छोटा सा टुकड़ा। ये हमारे सीए फाइनल में है, ठीक है? सीए फाइनल में जब आप आओगे, आपकी बहुत इज्जत तरीके से, आगे का आप खुद फील कर लो, वहां पे आपको स्टैट ऑडिट भी सिखाया जाएगा,
टैक्स ऑडिट भी सिखाया जाएगा, इंटरनल ऑडिट भी सिखाया जाएगा, ऑपरेशनल ऑडिट भी सिखाया जाएगा, और भी बहुत सारे ऑडिट सिखाए जाएंगे, और सिखाने वाला रहेगा कपिल गोयल। समझ आया बेटा यहां तक? तो मतलब इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया, हम कौन सा ऑडिट पढ़ेंगे? स्टैट ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। बेटा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो बकायदा बताऊंगा कि ये चीज आपको याद करनी है। तो हमारी किताब का 50% से ज्यादा कंटेंट ऐसा रहेगा जो सिर्फ आपको रीड करना है, याद नहीं करना है। उसमें वो गोले भरने और वो करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैं बोल दूं ना दिल से याद करना, उससे प्यार कर लेना आप, ठीक है? आगे चलें। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। और हम किसका ऑडिट करेंगे हमारे यहाँ पे? रिलायंस ग्रुप का, ठीक है? हमारी क्लास के अंदर हम कभी कभी मैं टाटा को भी लेकर आऊंगा। टाटा और रिलायंस में एक मेजर फर्क बता सकता है कोई बच्चा मुझे? हाँ, क्या बात है दोस्त, मेरे को उम्मीद नहीं थी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? नत्था, दत्ता, क्या बात है। आज तो जो मतलब मैंने जो नाम मूवीज में सुने थे ना, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में नहीं होते, हर कहीं से का अपना कल्चर अलग होता है। तो जो नाम मैं मूवी में सुनता था ना, दत्ता साहब, वो दत्ता साहब यहाँ मैंने बहुत सही बोला आपने। किसी और कोई बताएगा टाटा रिलायंस का एक बेसिक फर्क? आप एक अकेले हो, देखो यू शुड फील प्राउड ज्यादा। हाँ, यस, वही ना। टाटा मतलब ट्रस्ट, टाटा मतलब रिलायबिलिटी, टाटा मतलब कंप्लायंस। समझ आ रही है बातें? रिलायंस मतलब बेटा है क्या बोला तुमने? रिलायंस मतलब ये बोल रहे हैं फावड़ा। मेरे नॉर्थ इंडिया वाले बोल रहे होंगे सर ये क्या है? बेटा रिलायंस मतलब दे डोंट ब्रेक लो। सबसे पहली बात तो एक बात सुनो, वो कभी लो ब्रेक नहीं करते, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट हैं, दे मेक लो। कि भाई हमारे हिंदुस्तान का ये एक्ट है, ये बोलता है कि यहां से नहीं जाना, मान लीजिए मेरे को इसको लेना है, और हमारे लॉ मेकर्स को लगता है कि दो ही रास्ते हैं, या तो यहां से जाएगा कोई इसको लेने के लिए, यहां से, उनको दिख ही नहीं रहा, मतलब दो रास्ते कहीं जाने के। लॉ मेकर्स दोनों रास्तों को ब्लॉक रखते हैं, लेकिन रिलायंस की टैक्स वाली टीम इतनी बड़ी है कि वो एक तीसरा रास्ता ही निकाल के लाती है। कोई बात नहीं, हम ऐसे करेंगे, हमने कानून तो नहीं तोड़ा ना। तुमने बोला ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, नहीं गए, हम तो ऐसे जाएंगे घूम के आराम से और पहुंचेंगे वहीं। तो रिलायंस ये करता है। आपको शायद पता ना हो, मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स जैसा विजय साल्डा है ना वैसा ही है। सीरियसली यार, सीरियसली, जितना बड़ा साइज में विजय साल्डा सर है उतना बड़ा ही डायरेक्ट टैक्स है। और ये देन किसकी है? विजय साल्डा की नहीं, डायरेक्ट टैक्स की। किसकी देन है? रिलायंस। साला इतना लो ब्रेक करते हैं कि दोबारा लो बनाना पड़ता है कोई, या तो रेट्रोस्पेक्टिव, या सुना है सब वर्ड्स। वोडाफोन का केस सुना था किसी ने? हच वोडाफोन करवाया है क्लास में, तो उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मारा था। तो रिलायंस, अब किसी से कुछ सीखना है तो टाटा से सीखेंगे, रिलायंस से सीखेंगे? टाटा से तो सीख क्या, वो तो तुम जैसे हो, फिर ईमानदारी से चलते रहो। भाई सीखना है तो रिलायंस से सीख पाएंगे ना। तो इसीलिए अपनी कंपनी कौन सी है? जब मुझे एक अच्छा बच्चा लाना होगा तो मैं किसको लेके आऊंगा? टाटा को। तो यहां पे बोल रहा है एक्सटर्नल ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है। अभी आप ध्यान मत दो, अब हम जानेंगे हमारा सिलेबस। जानना चाहोगे? 30 नंबर के 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट, 56 मार्क्स का अपना डिटेल पेपर, ठीक है? अब देखते हैं सिलेबस। ये लीजिए, अच्छी लग रही है? अरे पेपर यहाँ पे अरे हाँ देखो, बस कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। दिख रहा है बेटा स्लाइड सभी बच्चों को पीछे तक? यस और नो? आप जब भी कोई गलत काम करते हो क्या करते हो? हाँ, जब भी कोई गलत काम छुपाते हो ना, बिल्कुल। छुपाने के लिए कुछ करना पड़ता है, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है।
यहाँ पे आप गलत काम करो या सही काम करो, अगर अचीव करना है तो आपको क्या, मैं यहाँ पे ना बहुत मसाला लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है नहीं, अपन इतना मसाला नहीं लगाते हैं, थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस, ठीक है ना यार। मैं चाहूँ तो 1 घंटा यहीं पे ही आपका लगा सकता हूँ और आप ठाके मार मार के हंसोगे, लेकिन जितना ज़रूरत है फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, उतना मैं दे रहा हूँ। तीसरी क्लास से तो हो सकता है हम 2 घंटे पढ़ाई करें, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा मसाला नहीं लगाऊँ, चलेगा ना बेटा? अदरवाइज मेरे पास गोवा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नहीं लगा रहा मैं वहाँ पर, ठीक है ना? चलेगा ना आपको? देखिए बेटा, जब भी आप हम कोई काम करते हैं सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है? एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी आर्मी, वो युद्ध लड़ती है, राइट? तो आपको क्या लगता है, उनको डायरेक्ट युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाता है या उनको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है? प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, यस और नो? तो इसका मतलब आप मेरी आर्मी हो, ठीक है? अब मैं आप में से कुछ बंदों को उठा लूं और यहां छोड़ दूं इस मैदान में और बोलूं AK-47 चला, तो आप कहोगे खींच साला, खींच नहीं रहा, कैसे चलता है? पता चले सीधा उल्टा आपने यहीं लगा लिया और नीचे, हो सकता है ना? सिखाया कुछ नहीं मैंने आपको, AK-47 दे दिया, लगे का शूट कर, सामने दुश्मन है, आपको अगर करता हूं पीछे ऊपर, आप काम खत्म। तो इसका मतलब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है या नहीं? हनुमान कह रहे कई की ट्रेनिंग अभी दो, अभी करके दिखाते हैं आपको। बेटा मानते हो बात, एग्री करते हो? यस। तो इसका मतलब जो ये प्लानिंग स्टेज है मेरी, इसके अंदर 8 चैप्टर अभी डिटेल में बताऊंगा। ये 8 चैप्टर क्या है? ट्रेनिंग है, समझ आया? उसके बाद आप क्या करोगे? युद्ध में परफॉर्म करोगे, एग्जीक्यूट करोगे अपने काम को जो आपने सीखा है, और उस पे हमारा एक चैप्टर आता है जिसके बारे में अभी। अब बच्चा मुझे फोन करता है, कपिल सर यार ये ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है यार, ये नहीं है अपने बस की बात। मैंने कहा गधे, तूने ये चैप्टर किए 8? कह रहा वो बेसिक आते हैं। मैंने कहा जब तक तू ये 8 नहीं करेगा ना, तू जिंदगी में 9th नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? अब आप फील ले पा रहे हो ना, क्योंकि वो आर्मी वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लग गया। जब तक उसे मैं ट्रेनिंग ही नहीं दूंगा वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा यार? जब तक उसे पता ही नहीं होगा ऑडिट को परफॉर्म कैसे करता है, वो कैसे परफॉर्म कर देगा किसी एरिया का ऑडिट? नहीं कर सकता ना। और तीसरी स्टेज क्या रहेगी फाइनली, जब आप ऑडिट कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप एक ऑडिट रिपोर्ट बना, क्लाइंट को ये बोलोगे कि यार ये सब कुछ सही है, वर्बल प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के दोगे ना। तो हमारा एक चैप्टर कौन सा है? ऑडिट रिपोर्ट। अब इन 10 चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। आप ये मान लीजिए CA इंटर का दिस इज द सिलेबस, 10 चैप्टर। जिस बच्चे ने ये 8 चैप्टर कर लिए ना, उसके लिए सब आसान है। पहला चैप्टर सुनिए आप कौन सा है, ध्यान से, ठीक है? पहले पेपर पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो एक एक लाइन में। सबसे पहले चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप। नेचर एंड, सभी बच्चे पहले मेरे को ध्यान से सुनेंगे यार, मैं स्लाइड आपको मेल कर दूंगा, ये ग्रुप पे डाल दूंगा, आप मेरे साथ रहिए फिलहाल। पहले चैप्टर का नाम क्या है? कुछ समझ आ रहा है नाम से? क्या? देखो, नेचर का मतलब तो हो गया, नेचर का मतलब तो हो गया कि इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कौन सा ऑडिट, क्या नेचर है तुम्हारे काम का। स्कोप का मतलब समझ आता है आप लोगों को? क्या है आपका स्कोप, क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे ना आशा नाम की एक काम वाली आती है, मेड आती है जो मेरे लिए काम करती है, ठीक है? हाय हाय क्या बात है, हाय हाय, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आपने बोला था दत्ता है, दत्ता कह रहा है हाय फील ले रहा है दत्ता आज पूरे। तो आशा आती है पहले दिन, उसको मैं उसका नेचर ऑफ वर्क समझाता हूं कि आशा तुझे मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाना है, मेरी बेटी के लिए खाना बनाना है, अग्रिमा के लिए नहीं बनाना क्योंकि उसको उसकी कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है? तुम्हें घर की सफाई करनी है अच्छे से, तुम्हें सारा काम करना है बेसिकली। वो कहती है ठीक है भैया, लेकिन सुनो। मैंने कहा क्या? ये अपना टॉयलेट सीट अपने आप करना तुम, समझो बात को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो कहती है पंखे वंखे भी नहीं साफ करूंगी मैं। मैंने कहा ठीक बात है, चल मत करियो। तो इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग, हम स्कोप डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्या काम करेगी और क्या कहेगा। ये मेरा क्या हो गया? स्कोप हो गया। कल को तुम ये भी मत बोलना, और बेटा जो मैं बता रहा हूं ना ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और ये भी मत बोलना कल को कि आशा आते टाइम बाजार से सब्जी ले आई हो या ये ले आई हो, जितना काम है उतना ही करेगी, ना ही ज्यादा ना ही। बात समझ आती है?
तो पहला चैप्टर बोलता है कि एक स्टैट ऑडिटर जो है उसका जो काम है वो वही काम करेगा, और उसका क्या काम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना। तुम कहो कि कम कर ले तो वो कम नहीं करेगा। जैसे तुम बोलो बेटा डेटर की चेकिंग मत कर, नहीं करूंगा, क्या करेंगे? या तुम बोलोगे बेटा इंटरनल कंट्रोल भी चेक कर दे तो कर दूंगा, क्या? तो अपना जो काम है अपन वो करेंगे, ना ही ज्यादा ना ही कम। दूसरा क्या बोलता है कि भैया जब ऑडिट करो तो क्या बना लेना? स्ट्रैटेजी और प्लान, नहीं तो रायता बिखर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे समेटें। आसान चैप्टर है बिल्कुल, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्लियर? तीसरा डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस। देखिए इस भाई ने मुझे एक काम दिया, सर बताओ ना वो कैसी है? क्या नाम है? नहीं उसका, शशि। बस अब ज्यादा नहीं। तो उसने कहा सर बताओ कैसा है वो? मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे आपके लिए। मैं गया, मिला, मेरे साथ अच्छा था सब। मैंने इनको कहा सर अच्छी है, बात आगे बढ़ाओ आप। उसने कहा अच्छी है मैं कैसे मान लूं, कुछ दिखाओ तो सही। भाई कोई, तुमने बोला मैं मान लूं, ऐसे कैसे? कोई एविडेंस, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ तो दिखाओ। यस और नो? ऐसे ही आपने बोला फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, क्या पब्लिक मान लेगी क्या? आईसीआई, मैं भी आपको डिटेल में लेके जाऊंगा। हमारा जो आईसीआई मतलब मंदिर, भगवान, वो चेकिंग करता है, आपको पता है? पता है आप लोगों को? उसको पीयर रिव्यू बोलते हैं। पीयर मतलब आपके बराबर का बंदा, पीयर्स, उसका रिव्यू किया जाता है। तो आईसीआई क्या है? पीयर्स के द्वारा एक दूसरे की चेकिंग करवाता है, देखो ये काम सही कर रहा है या। तो आईसीआई कहते हैं तूने रिलायंस का ऑडिट किया? मैंने कहा हाँ। कैसा था? मैंने कहा सब बढ़िया था। उसने कहा दिखा कैसे चेक किया है? मैंने कहा क्या दिखाना है, सब बढ़िया तो था। तुम्हें लगता है ऐसे ही मुझे छोड़ देगा? तो इसीलिए बीच में रुक के दिखाऊं कुछ? देखो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले नाम पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन एंड, हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, पूरा लिखना पड़ता है जो हम चेक करते हैं। उसी के बेस पे मैं क्या देता हूं अपना, उसी के बेस पे अपना क्या देता हूं? ऑडिट रिपोर्ट। तो यार एक रिपोर्ट होगी, उसके अंदर क्या लिखता हूं मैं? ओपिनियन। तो इसी के बेस पे मैं अपना क्या देता हूं? ओपिनियन। देखो बेटा बीच में रोक रहा हूं, किसी कंपनी का नाम दिख जाए तो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए बाहर, ठीक है? ये देखो एक तो यही है, ये क्या है बेटा? ये एक वर्क पेपर है, मैं आपको दिखाता हूं। और ये कंपनी का नाम 4 वर्ड में है, इंडिविजुअल वर्ड्स आप जज कर लो कौन सी है, बोलना मत। ये रिलायंस का वर्क पेपर है। यहाँ मैंने क्या लिखा ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। मैंने लिखा कि हमने क्या क्या काम किया, और ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है कंपनी ने, ठीक है? इधर वाउचर नंबर, इनवॉइस, तो ये हर एरिया से रिलेटेड बनता है। ये एक वर्क पेपर मैंने खोला था सिर्फ आपको एक बार दिखाने के लिए, बाकी मैं कोशिश करता हूँ सब दिखा दूँ आपको। ये पार्ट है ना, कट करवा देना वीडियो में से, ठीक है? एक बार लाइन हटा सकते हो क्या, टीवी पे ना लगे? सही बच्चे आंखें बंद करेंगे एक बार 30 सेकंड के लिए। ये फोल्डर खोलते टाइम बड़ा डर वाला काम है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। डोंट ओपन, क्या बात है, देख रहे हो बेटा? ये सर आज शाम को मिलूंगा मैं आपसे। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो? चलो अब आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये देख, कुछ पढ़ पा रहे हो आप? ये कंपनी का डेटा है जिसमें है बोरोविंग, कैश एंड बैंक, कास्टिंग, चार्जेस, सीएसआर, डिलीवरेबल, ई ऑडिट, एक्सपेंस, फाइनेंशियल, फिक्स एसेट्स, आई टैक्स मतलब इनकम टैक्स, आइडिया, इन्वेंट्री, जेवी टेस्टिंग, मतलब जितने भी फाइनेंशियल्स के कैप्शंस होते हैं उन सबका एक फोल्डर बना हुआ है। देखा आपने? ये वर्क पेपर्स हैं। क्या है बेटा ये? वर्क पेपर। क्या है? जिसके अंदर मैंने लिखा है कि मैंने इस एरिया का ऑडिट कैसे किया है। ये चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 3। एक हैशटैग समझते हो ना? फर्स्ट पेपर पे लिखेंगे हैशटैग वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड, हैशटैग वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड
इज नॉट डन. डन डना डन डन. हैशटैग वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज नॉट डन. समझ आया बेटा? नहीं समझ आया? कोई नहीं ना, मैं समझाऊंगा, उसी के लिए तो पैसा लिया है. अगर आप कल को बोलते हो, मैं आपसे सीनियर मैनेजर या पार्टनर मान लो, मैं बोलता हूं बेटा आपका नाम विधि. विधि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया इन्वेंट्री का? विधि कहती है हाँ सर कर लिया. मैंने कहा दिखाओ. उसने कहा सर कर लिया ना, विश्वास करो, दिखाना क्या है? चलेगा क्या ये? तो विधि उस टाइम में बेटा चाटे वाटे लग जाते हैं रिव्यू में. तो आपको डॉक्यूमेंट करना है जो आपने देखा है. हमारे बिग फोर में एक बात कही जाती है कि मतलब मैंने बहुत गालियां खाई है, माँ कसम, बहुत गालियां खाई है मैंने ऑडिट में, और आप भी खाओगे. ये तो परंपरा है बेटा. लड़कियों नहीं, आप नहीं खाओगे, ठीक है? और लड़की सीनियर हुई तो मैं कह नहीं सकता. मतलब आपने ये ऑडिट में कहा जाता है कि अगर छींक भी मारी हो ना, क्लाइंट प्लेस पे ऑडिट कर रहे हो आप और गलती से छींक आ गई, तो कह रहे हो उसको भी लिख लो. समझ आई बात? ये पार्टनर कहते हैं हमें. और ये आप जब बिग फोर में कभी जाओगे तो आप भी सुन लोगे सेम एग्जांपल. ये सिर्फ ये बताने के लिए किया जाता है कि गलती से भी साले तू अज्यूम मत कर लियो कि ये क्या लिख के करूंगा मैं. क्लाइंट अगर तुझे कुछ बता रहा है कि कपिल सर हमारे यहां पे ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, इस वजह से ये है, तो तू जब रिव्यू में आएगा ना, रिव्यू समझते हो ना, जब मेरे काम को कोई सीनियर रिव्यू करेगा, तो वहां जाके तूने अगर ये बोला ना क्लाइंट ने मेरे को ऐसे बोला था, तो मां कसम छित्तर पड़ेंगे. क्योंकि अब क्या होना चाहिए? वो लिखा हुआ होना चाहिए. समझ आई मेरी बात? अब क्या होना चाहिए? वो. इसीलिए जो भी आप काम करते हो वो क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट होना चाहिए. समझ आया? जो भी आप काम करते हो वो क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो माना जाएगा कि नहीं हुआ है. वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन. बात समझ आई? क्लियर है यहां तक? तो ये चैप्टर नंबर कौन सा था? थर्ड. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा. फोर्थ नंबर का चैप्टर क्या नाम है? रिस्क छोड़ दो, असेसमेंट समझते हो क्या? चेक करना. और क्या चेक करना जरूरी है क्या? क्यों? एक एक करके, मैं डर जाता हूं ज्यादा आवाज सुन के. हाँ सुनो, ये ऑडिटर के लिए है. ऑडिटर को कहा जाता है, अब आप ही देखना, आप ये आंसर बता दोगे सही बच्चे. अगर मैं रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं या मैं किसका ऑडिट कर रहा हूं? दूसरा भाई, अच्छा टाटा. आपको कहां लगता है? ये टाटा, ये वाला टाटा, ये रिलायंस. तो आप बताओ रिलायंस में ज्यादा चेकिंग करूंगा या टाटा में ज्यादा चेकिंग? रिलायंस. कौन सी कंपनी में ज्यादा चेकिंग करूंगा? क्यों भाई? क्योंकि सर रिस्क ज्यादा है रिलायंस में. उनकी मैनेजमेंट के बारे में सबको पता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, इसी तरह से टाटा के बारे में भी सबको पता है. वहां पे रिस्क कम है तो आपको ज्यादा चेकिंग. सिंपल थंब रूल बनाओ, रिस्क ज्यादा चेकिंग, रिस्क कम. तो चैप्टर 4 बोलता है जब भी किसी कंपनी के अंदर जाओ तो उसका क्या करना? पहले रिस्क एसेस करना कि उस कंपनी में कितना रिस्क है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो हम कहां करेंगे? चैप्टर नंबर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्ट थोड़ी ना जाना है, शादी से पहले बहुत कुछ होता है. ये अलग ही हंसता है, इस साले की हंसी अलग है. मैं बात कर रहा हूं घर वालों के मिलने की, एंगेजमेंट की. ये क्या नाम है? कुणाल. सुनो, बस भटक मत जाना. चैप्टर 4 समझ आया? कह रहे जब भी किसी कंपनी का ऑडिट करने जाओ सबसे पहले क्या करो? रिस्क एसेस करो. ऑडिट तो बाद में करना, कितना करना है वो वहीं से तो पता चलेगा. 100% ऑडिट कर सकते हो क्या कभी? क्यों भाई? एक सेकंड, अकेले बताना. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बताओ बेटा. पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा डेटा है. कंपनी काम कर रही है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक. कंपनी में हजारों लोग काम कर रहे हैं और हम लोग 5 हैं, तो 365 दिन हजारों लोगों का डेटा मैं एक महीने में चेक. तो कह रहे हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मैं 100% चेक कर दूं, तो इसलिए मेरे को रिस्क एसेस करना पड़ेगा. मेरे को कितनी चेकिंग करनी है? और कोई बता पाएगा?
उसका तो बाप भी करेगा, अपन स्टैट ऑडिटर हैं, जो तेरे को डिस्क्लोज करवाना वो सब करेंगे, ध्यान रखियो, यू हैव राइट्स। तेरे को किसी से मिलना हो ना तो भी तू मिल सकता है, सीरियसली, आई विल शो यू द लाइन। अगर तेरे को कोई पसंद आ रही हो क्लाइंट पे, तो तू क्लाइंट को बोल सकता है आई वांट टू मीट हर, दे कांट रिफ्यूज, दिस इज योर राइट। सीरियसली यार, आई कैन शो यू, गिव मी 1 मिनट। यू हैव राइट टू, यू हैव राइट। चलिए, चौथा चैप्टर समझ आ गया? पहले 4 को रिवाइज करवाओ। पहला चैप्टर क्या बताता है? दूसरा क्या बोलता है? तीसरा क्या बोलता है? हैशटैग, हैशटैग वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन, फेसबुक पे स्टेटस होगा, टैग मुझे करना, ठीक है। फोर्थ, किसी भी कंपनी का काम करोगे रिस्क एसेस करना होगा। फिफ्थ चैप्टर फ्रॉड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉड। ये चैप्टर सिखाता है, बताता नहीं है फ्रॉड कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा। ऐसे ये चैप्टर सिखाता है कि अगर आपको फ्रॉड मिल गया तो आप क्या करोगे। कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, प्रोबेबली शायद आपने लॉ में भी पढ़ी हो। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 पढ़ा है, जिसमें अगर 1 करोड़ से बड़ा अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिलता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से छोटा होता है तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना होता है। दिस इज लीगल रिक्वायरमेंट। आई विल टीच यू सम अदर रिक्वायरमेंट्स एज वेल, ऑडिट रिक्वायरमेंट। तो आपने ये सुना है कभी लॉ में 143 सबसेक्शन 12? पीछे 4 महीने गए ना सरकाई की। तो फ्रॉड एक चैप्टर है, फ्रॉड एक चैप्टर है बेटा, जो आपको ये बताता है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे और आपको अगर ड्यूरिंग ऑडिट कोई फ्रॉड मिल जाता है तो आपको क्या करना है। मैं यहां पे रुक के एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। बेटा आपका नाम क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बेंच पे सेकंड आप। हाँ जी, हाँ अमर थे भाई, अमर, अमर ठीक है मेरे लिए। भाई अमर ये बता, जब अपन ऑडिट करने जाएंगे, जब अपन लोग ऑडिट करने जाएंगे, तुम मेरे साथ रिलायंस पे ऑडिट करने चलोगे ना? तो जब अपन ऑडिट करने जाएंगे तो अपनी जो इंटेंशन है, इंटेंशन जो अपनी थिंकिंग है, वो पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी? नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव, नेगेटिव। कोई पॉजिटिव वाला हीरा? हाँ, कोई पॉजिटिव वाला हीरा है यहां पे या हीरी? सुनिए, यही आपको सही करना था। हमारी जो इंटेंशन रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। वी आर नॉट डूइंग इन्वेस्टिगेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है बेटा? कि सिर्फ ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ, मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूं, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हो एज पर शेड्यूल 3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? स्मॉल फर्म्स की बात मत करना, वहां ऑडिटर ही बना देता है। कौन बनाएगा वैसे रियल में? कंपनी। ऑडिटर क्या करेगा? सिर्फ उसे बनाने का काम किसका? चेक करने का काम किसका? तो एक बात बताओ, शेड्यूल 3 की नॉलेज किसको होनी चाहिए? कंपनी को या ऑडिटर को या दोनों को? दोनों को, तभी तो चेक करोगे, जरा घंटा चेक करोगे तुम। सही बात है ना? अब कंपनी जब फाइनेंशियल्स बना रही है, तुम ये मान के चलोगे कि कंपनी ने गलत बनाए हैं साले ने? हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल सही बनाए और अपने को क्या करनी है? चेकिंग करनी है। और पूरी चेकिंग में हम सारे एविडेंसेस लेंगे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ये ऑडिट होता है। हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव मत रहना। आपको दिख रहा है वो मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलने दो। ऐसे करोगे क्या? जैसे ही आपको कुछ एहसास हो, कोई है, समझ आया? विशाल बट्टड़ मत बनो यार। जैसे ही आपको लगा कि कोई फ्रॉड है या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि देयर आर चांसेस ऑफ, तो फिर आप डिटेल चेकिंग स्टार्ट कर दोगे।
आपने पहले सोचा था सब कुछ बहुत अच्छा है, क्या आप अपनी सोच बदलोगे? तो आपको हो सकता है जो काम आपने किया है वो दोबारा करना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? ठीक है, अभी सुनना, आपका बहुत अच्छा चल रहा है सब, 4-5 महीने हो गए, सडनली आपको कुछ पता चलता है, शिट। तो आप क्या करोगे? जो 4-5 महीने का आपका इन्वेस्टमेंट था, आप उसको रीअसेस करोगे कि भाई मैंने जो भी इन्वेस्ट किया, जो भी दिया, वो कितने दिया, क्या था, मैंने सही किया नहीं किया, सब रीअसेस करोगे ना। क्या मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? यू विल डू दैट और नॉट? आप कहोगे नहीं यार, जो है वो रहने देना। तो एज एन ऑडिटर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना काम स्टार्ट करते हो। तुम इधर आओ, मैं सलमान खान हूं, इधर से बच्चों की फनाओ, मेरे को पूरा शूट ले रहे हो, ये है तो सही। तो आपको जब भी कोई फ्रॉड मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, आपको जब भी कोई फ्रॉड मिलता है, मान लीजिए मैं 1 महीने पूरा ऑडिट कंप्लीट कर चुका हूं, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मैंने अपना काम कर लिया, फाइनेंशियल 31 मार्च को क्लोज हो चुके। मई के मिड में मुझे पता चल रहा है कि यार कंपनी के ऊपर मैंने रिलाय कर लिया, जब कंपनी रिलाय करने लायक नहीं थी। तो आपको नहीं लगता हो सकता है मुझे 1.5 महीने का काम दोबारा से करना पड़ जाए? ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर आपको फ्रॉड मिल जाए तो आपको क्या क्या करना है वो हम एक चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है? 6th बोलता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। यहां पे आपका EIS का रोल प्ले होता है। कितने लोग EIS पढ़कर आए हैं आज? ये मेरा है ना पॉजिटिव फैक्टर है कि आप आज EIS की क्लास लेकर आए हो। आज आपके टीचर ने बताया होगा कि EIS क्या है, मेरे हिसाब से उसका क्या रोल है, रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इतना ही तो बताया होगा। कोई बच्चा मुझे बताए। और सीसा डीसा के बारे में बताया थोड़ा बहुत, सीसा डीसा के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया होगा, राइट? एक होता है सिस्टम ऑडिट, सुना है आपने? कंपनियां अपने सिस्टम का ऑडिट करवाती है कि हमारा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पूरा ऑडिट के अंदर आएगा ये। IRPR इसको बोलते हैं, इनिशिएशन रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग रिपोर्टिंग। लेकिन सिस्टम ऑडिट तो छोड़ दो तुम, वो तो एक अलग चीज हो गई। आपको पता है रियल ऑडिट में भी IT ऑडिट होता है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट आपको IT ऑडिट करना पड़ता है। IT ऑडिट नहीं बोलूंगा, IT को चेक करना पड़ता है। यस और नो? कैसे? सुनिएगा, और मैं आपको बताता हूं ये आपके सिलेबस में क्यों है। EIS भी और हमारे सिलेबस में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी। आज से चले जाओ पीछे 50 साल पुरानी बात या 25 साल पुरानी बात। क्या होते थे बेटे? बही खाते होते थे, सुने? लेजर्स हार्ड कॉपी में होती थी, सारे इनवॉइसेस, रिक्वेस्ट, सब कुछ हार्ड कॉपी में होती थी। एक ऑडिटर जाता था, पहले पेज से चेक करना स्टार्ट कर देता था, अच्छा ये इसकी रिक्वेस्ट है, ये जनरल एंट्री है, ये इसका PO है, मतलब उसको एक पूरा बंच मिलता था एक ट्रांजैक्शन का, और वो उसको शुरू से लेकर आखिरी तक क्या कर लेता था? चेक कर लेता था। ये सारी चीजें मैं टेक्निकल टर्म्स में बाद में बताऊंगा। सब कुछ कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है? फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। बट आज के जमाने में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, SAP, टैली, बान, ओरेकल, इजी, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है आज के दिन? टैली, SAP, ठीक है बेटा। जब मैं 2010 में था ना, मैंने तब से टैली पे काम नहीं किया। SAP चलता है आज के दिन, ठीक है? SAP जिसे बोलते हैं। आज के दिन अगर आप ऑडिट करने जाओगे ना, तो आपके पास सिर्फ वही पेपर मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई माल खरीदा, परचेज किया, तो एक परचेज इनवॉइस आएगा ना, तो वो हार्ड कॉपी, बाकी सारे सिस्टम में। तो आप ऑडिट करने गए, आपने कहा ये ट्रांजैक्शन है, इसके पेपर दे दो। उसने कहा सिस्टम में देख ले सारे। आपने कहा सिस्टम कैसे देखूं? तो इसका मतलब एक ऑडिटर को भी सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं? चलो सिस्टम की नॉलेज ना भी हो, क्लाइंट अपने फाइनेंशियल में कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो उसका सिस्टम हमें समझना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कि क्लाइंट के सिस्टम में ट्रांजैक्शंस किस तरह से फ्लो। जब आप EIS पढ़ेंगे ना, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो पूरा सिस्टम डिजाइनिंग समझें अपने टीचर से, कि सर ट्रांजैक्शन कैसे फ्लोट करती है सिस्टम के अंदर। काफी सारे रूल्स होते हैं। आप अपना एग्जाम फॉर्म भरते हो, CA का या किसी का भी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है। अगर आप लास्ट नेम नहीं फिल करोगे, सबमिट करोगे, तो वो नहीं होगा, पॉपअप आ जाएगा कि लास्ट नेम इज लेफ्ट। तो दीज आर द कंट्रोल्स, जो कि मैं भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आप EIS में भी समझेंगे। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल जितना भी सब कुछ हो रहा है वो किस एनवायरनमेंट में हो रहा है?
ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, डेटा एनालिटिक्स सुना है किसी ने? डेटा एनालिटिक्स हमारे सिलेबस में है थोड़ा सा, तो डीए के बारे में हम बात करेंगे। और मैं इतना लकी हूं कि जब मैं जॉब छोड़ रहा था इंडिया में तो अभी तक डेटा एनालिटिक्स यूज भी नहीं होने लगा है। आपको पता है मैं यूएस क्लाइंट्स करता था, मैं सिर्फ यूएस ऑडिट करता था, तो यूएस में ईवाई डेटा एनालिटिक्स यूज करता है और हम लास्ट क्लाइंट पे ईवाई ने डेटा एनालिटिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था और मैं उसके 2-3 मॉड्यूल पे काम भी कर पाया। तो मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एनालिटिक्स पे किस तरह से वर्क फ्लो होता है, मैनुअली कुछ करना ही नहीं होता हमें, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, भैया रियल ऑडिट तो बाद में करना, पहले सिस्टम की थोड़ी सी नॉलेज लेके जाओ। फिर उसके बाद एक चैप्टर है सैम्पलिंग, जो कि मेरे को आई थिंक बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने ही बताया था 100% पॉसिबल, इसलिए बोलता है आपको क्या करनी पड़ेगी, सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। और फिर एक बोलता है कि ऑडिट करने से पहले हम आपको एक नई चीज सिखाना चाहेंगे जिसका नाम क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? हाँ, एनालिसिस करना, हाँ, डेटा कंपैरिजन। तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या बोलता है, मैं आपको सिंपल अभी आगे ले जाने के लिए, अगर एक कंपनी में एक महीने की सैलरी मान लीजिए 5 लाख रुपए है एक महीने की सैलरी, तो 12 महीने की सैलरी कितनी होगी? P&L में सैलरी का खर्चा कितना आना चाहिए? आप इसकी चेकिंग करोगे क्या? ज्यादा हमने कैलकुलेशन ही कर दी, दैट इज डेटा एनालिटिक्स या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर, सॉरी दिस इज, हमने एनालिटिकली कैलकुलेट कर दिया। एक महीने का बिजली बिल 1000, 12 का कितना? आई एम टेकिंग अजम्पशंस की कंपनी सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है अभी के लिए, तो कितना बिल? ऑडिट करने की जरूरत है क्या? आपने कहा एक महीने का रेंट 2 लाख, 12 महीने का कितना? कुछ ऑडिट करने का जरूरत है क्या? दीज आर माई एनालिटिकल प्रोसीजर, कि जिसमें आप रेशियोज और इस तरह की वर्किंग से नंबर कैलकुलेट कर देते हो, P&L में देखा वही आ रहा है, चलो आगे, ऑडिट करने की जरूरत थी। आप सिर्फ एक महीने का देख लो। रेंट कैसे चेक करोगे बेटा? एग्रीमेंट देख लो, उसमें 2 लाख रेंट आ रहा है महीने का, आप कैलकुलेटर पे मारो 24 लाख, वहां जाके अरे 24 ठीक है, चेक ही नहीं करना, एग्रीमेंट है तो सही यार, साल का 24 लाख रेंट लिखा है, 24 ही आ रहा है, क्या चेक करूं, पेमेंट गया नहीं गया, ले ही लिया होगा ना सामने वाले ने। P&L में 24 का खर्चा आ गया, P&L क्या ये बोलता है कि खर्चा तब बुक करो जब पे हुआ है, अक्रू हुआ है। अपना 24 का खर्चा एग्रीमेंट के हिसाब से बन रहा है, P&L में आ रहा है, जय श्री राम, आगे बढ़ो। तो एनालिटिकल प्रोसीजर आप बोल दो शॉर्टकट्स, क्या बोलोगे? लिख मत देना पेपर में, सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूं, शॉर्टकट का भी लिख दो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट किसी काम को करने का। क्या ये लगता है ये कौन कर पाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर, कौन लगा पाएगा? जिसके अंदर दिमाग है, अदरवाइज कोई भी। 8 चैप्टर समझ आ गए? ये हमारा मॉड्यूल 1 है जो आप लोगों को मिला है, 8 चैप्टर। उसके अलावा फिर ये बोलता है भैया अब तुम्हें पता चल गया सारा बेसिक ज्ञान, अब आ जाओ किस पे? फाइनेंशियल। और एक वर्ड यहां पे क्या है? वो आइटम नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम बताओ बेटा। फिक्स एसेट, बैलेंस शीट आइटम नहीं है, हेड है। समझ गए, भावनाओं को समझ गए तुम। तो इसका मतलब बैलेंस शीट P&L के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो क्या है? उसकी आइटम्स हैं, और हम उन आइटम का क्या करेंगे? किसके बेस पे? इन 8 चैप्टर के। और ये 8 चैप्टर को आप दूसरी भाषा में पता है क्या बोल सकते हो? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। क्या बोल सकते हो? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, कि ऑडिट करने के कुछ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। देन हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर बहुत लेंथी है, लेकिन मैं ये चैप्टर आप इस तरह का है कि आपको अगर ये 8 चैप्टर समझ आ गए ना, तो इसमें से कोई भी एक कैप्शन कर लो, पूरा चैप्टर खत्म। रटवाने वाले इस चैप्टर को रटवा भी सकते हैं, बट आप इसको पूरा रीड करोगे, आंख बंद करके रीड करोगे, गारंटी है। जैसे कि मेरे किसी गुरु ने मेरे को बताया था कि जो अकाउंट्स है वो एक भाषा है। आपके किसी गुरु ने बताया ये? अकाउंट जो है वो एक लैंग्वेज है। मानते हो ये बात मेरी, कि जो अकाउंट्स है वो एक लैंग्वेज है? यस और नो? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, बता सकते हो क्या हुआ इसका मतलब? तुमने उसको बोल दिया, भाषा में कन्वर्ट कर दिया, क्या कोई दूसरा कर पाएगा क्या? तो ये बात प्रवीण शर्मा सर ने बताई थी हमें, जब मैंने कभी उनसे 2007 या 8 में कोचिंग ली थी। तो उन्होंने कहा था कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया, हमारी क्लास को बताया, कि जो अकाउंट्स है अगर उसके अंदर अपने आप को तुम महारथी बनाना चाहते हो तो ये एक भाषा है, इसको जैसे ही तुम पढ़ना सीख गए तुम इसमें महारथी हासिल कर लोगे। तो ये जो 9th चैप्टर है
इसका कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो यदि आपको यहां पर महारत हासिल है तो। समझ आया? उसके बाद हम क्या बनाएंगे एक बेटा, ऑडिट रिपोर्ट। देखना चाहोगे? ये देखो, एक होती है ऑडिट रिपोर्ट, एक होती है एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में कंपनी की बहुत सारी चीजें होती हैं, कंपनी के बारे में काफी कुछ लिखा होता है, उसी में कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट भी लगी होती है। वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ मैं आपको रिलायंस की ये एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। हम सीधा चलते हैं कहां पर, ऑडिट रिपोर्ट में। और ऑडिट रिपोर्ट कहां पर है, ये रही, दिख रही है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल, पेज नंबर 259। यार एक वर्ड लिखा गया है यहां पे, क्या, इंडिपेंडेंट। और स्टैंड अलोन भी ले लेते हैं, चलो स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन से तो आप लोग आई थिंक वाकिफ होंगे कि ग्रुप कंपनी होती है, जैसे रिलायंस की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, ज्वाइंट वेंचर है। तो रिलायंस का अपना ऑडिट इज माय स्टैंड अलोन, और मेरी जब वो सारी सब्सिडरीज के फाइनेंशियल मेरे में आगे मिल जाएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप मुझे ये बताओ, एज एन ऑडिटर, अपन रिलायंस के ऑडिटर हैं, तो अपने को कितने ऑडिट करने पड़ेंगे, एक या दो? दो। किस किस के? एक तो स्टैंड अलोन का और एक कंसोलिडेटेड का। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और ये सर कंसोलिडेटेड का ऑडिट मतलब हजारों कंपनियां थी, तो क्या उन हजारों कंपनियों का ऑडिट हम जाके करेंगे? उनके ऑडिटर अलग अलग होंगे, वो सब अपनी रिपोर्ट यहां भेजेंगे, मैं सबको इनको कंसोल करूंगा, फिर एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अलग ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा और एक स्टैंड अलोन के लिए अलग बनाऊंगा। ठीक है बेटा, तो अपन चलते हैं डायरेक्टली कौन से पेज पर, 259। बेटा कोई बच्चा ऐसा जो भटक चुका है अभी तक, जहां पे मैं हूं वहां से, उसको शुरू से फ्लो में रहना यार मेरे साथ, ठीक है। 259, ठीक है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लगी हुई है, इंडिपेंडेंट। दिख रहा है सब बच्चों को पीछे? सबसे पहले क्या लगी है, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद बैलेंस शीट, P&L, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अपन चलते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। मेरे से आज एक टीचर पूछ रहे थे, मुझसे कि सर जो आप ऑडिट है इसका एक एक वर्ड पढ़ाते हो बच्चे को, मतलब टेक्निकली अगर मैंने आपको समझा दिया, थ्योरी के अंदर ऐसा हो सकता है ना कि बच्चों रीड कर लो। मैंने कहा सर इस ऑडिटिंग के अंदर इतने टेक्निकल वर्ड्स हैं और ये लैंग्वेज मैंने टेक्निकल रखी हुई है, सिंपल नहीं किया है, तो मैं चाहकर भी एक भी लाइन नहीं छुड़वा सकता। एक एक वर्ड पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको कोरिलेट कर पाएं। तो सभी बच्चे ध्यान से है ना, सिर्फ अभी इस ऑडिट रिपोर्ट को देखेंगे। इसका नाम क्या है जो अभी मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये हमारा आउटपुट है। क्या है ये? चाहो तो आप बिना चेकिंग के ही साइन करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन करके रख लो, लेकिन जिस दिन फंस गए ना उस दिन आपकी काम खत्म। तो इस रिपोर्ट को देने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, 2-2, 3-3 महीने तक क्लाइंट प्लेस पे दिन रात काम करते हैं। एक स्टैट ऑडिटर की लाइफ पता है कैसी होती है? मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था, मैं क्या नाम था उस कंपनी का, ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, यस, ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, आसनसोल कोलकाता के पास है। कोई बच्चा है यहाँ पे? नहीं है। वो CNG बनाती है, CNG गैस। तो वहीं पे पास में एक मंदिर है, देवघर करके एक जगह है, वहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता है, जानते हो आप? तो हमारी बड़ी मान्यता है वहाँ पे। तो मैंने कहा यार, सैटरडे नाइट थी शायद, मैंने अपने सीनियर को कहा, पंकज नाम था शायद, पंकज गोयल था वो, मैं भी गोयल था। मैंने कहा यार, नाम याद नहीं आ रहा है हालांकि सही बताऊँ तो मैं क्या था उन सीनियर का। मैंने कहा मुझे वो मंदिर जाना है, कल संडे को मैं जाऊँगा, क्लाइंट की गाड़ी लेके जाऊँगा और शाम तक वापस आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है चला जाइयो। भाई पर्सनल लाइफ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकता ना आपकी। शाम को 7-8 बजे वो आता है सैटरडे को मेरे पास, कहता है चल अपना काम रिव्यू करवा दे। सीनियर काम तो रिव्यू करेगा ना, जो आपने सही किया है नहीं किया है ऑडिट, यस और नो। उसने 11-12 बजे तक मेरा काम रिव्यू किया, 3 घंटे 3.5 घंटे सब कुछ। और मैं CNG का ऑडिट पहली बार कर रहा था। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑडिट आपको पता है बड़े चैलेंजिंग होते हैं। अब एक CNG, जैसे पानी निकलता है ना जमीन से, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा CNG। किसी को पता है CNG कैसे बनती है? बहुत इंटरेस्टिंग इसका है, तो मैं आपको बताऊंगा। आप ही बताना मेरे को सर CNG बताओ कैसे बनती है, तभी वो आएगा कभी निकल के। तो मैं पहली बार कर रहा था CNG का ऑडिट, और उस क्लाइंट पे US गैप भी लगता था, इंडियन गैप भी लगता था। ये समझते हो आप लोग? अपना इंडिया के हिसाब से भी फाइनेंशियल बन रहे थे और US के हिसाब से भी, और मैं US गैप में ज्यादा ऑडिट करता नहीं था उस टाइम।
तो उसने 3 घंटे में मेरी पूरी नोटबुक, पूरी एक्सेल शीट भर दी, गालियां दे दे के, ये रह गया, वो रह गया, ये वो। और उसका स्टेटमेंट पता है क्या था? 12 बज रहे होंगे शायद उस टाइम, कि मैं ऊपर जाकर सो रहा हूँ। हमारा नीचे कंपनी थी, ऊपर हमें रहने के लिए दिया हुआ था स्टे आसनसोल में। बोला मैं ऊपर जाकर सो रहा हूँ, सुबह 8 बजे तक आऊँगा, सारे रिव्यू पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। सुबह 8 बजे वो आया, मैंने सुबह 12 से 8 तक काम किया। फिर मुझे आके कहता है 2 घंटे जा, फ्रेश व्रेश हो गया, ब्रेकफास्ट करके आ, काम करते हैं। दिस इज द ऑडिटर लाइफ, वेलकम टू द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज द रियल लाइफ ऑफ ए ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये सीरियस है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं कर रहा हूँ। अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, सीनियर से पूछ सकते हो, बट दिस इज द रियल लाइफ। बहुत मजा आता है करने में, क्योंकि जब तक लोहे को पिघलाओगे नहीं तो कुछ भी बनेगा कैसे। तो चलिए आगे। तो इस तरह से एक एंड में ऑडिट रिपोर्ट बनती है। सबसे पहले ऑडिटर क्या दे रहा है बेटा? ओपिनियन दे रहा है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से सारी ओपिनियन वगैरह सब कुछ लिखा जाता है, हम डिटेल में चर्चा करेंगे इनकी। और एंड में क्या करेगा? अपने सिग्नेचर और अपनी फर्म के नाम जिन्होंने किया है। ये लीजिए, रिलायंस बड़ी कंपनी है, इसलिए उसके एक ऑडिटर नहीं है, 2 ऑडिटर हैं, 2 लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, टीपी ओसवाल साहब, डीटीएस एसोसिएट्स एक फर्म है, एसआरबीसी दूसरी फर्म है जिसके पार्टनर कौन है? टीपी ओसवाल, और यहाँ पे विकास कुमार पंसारी। ये 2 पार्टनर्स हैं, ये मिलकर पूरा ऑडिट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाकर, मिलकर एक रिपोर्ट बनाकर इन्होंने दी। सर ये 2 लोग काम करते हैं तो कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या है? एसए 299। क्या नाम है उसका? ज्वाइंट ऑडिट। मतलब आपके मन में कभी भी कोई भी डाउट आएगा ना, अरे सर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो मैं बताइए क्या बोलूंगा? इसके लिए ये स्टैंडर्ड है, हम वहां जाकर पढ़ेंगे। तो ये एसए 299 बताता है जब 2 लोग मिलकर ऑडिट करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो बेटा समझ आया? इस तरह से हम क्या बनाएंगे? एक ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देंगे, उसके बाद क्या जाएंगे? फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर यहां तक सही बच्चों को? अब इन 10 चैप्टर में हमने इतना सीख लिया कि बेसिक चीजें क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम्स का ऑडिट कैसे करना, और फाइनली क्या बना के देनी है? एक ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन इंटर में कहता है यार बच्चों को सिर्फ बेसिक मत सिखाओ, थोड़ा सा कुछ इनको मजे दे दो। अभी तक मैंने आपको बेसिक सिखाया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ये बताया किसके फाइनेंशियल? भाई अलग अलग तरह की कंपनियां होती है ना, जैसे मैंने बताया सीएनजी का ऑडिट करने लगा तो मेरी लग गई। ऐसी कुछ कंपनियां बताओ बेटा, कुछ कंपनियां बताओ सब बच्चे। बैंक, इंश्योरेंस, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्कूल्स, चैरिटेबल, कोचिंग सेंटर्स और फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स। एमएनसीज में क्या? एमएनसी सेक्टर बताओ ना, जैसे फार्मा, हाँ आईटी बोल दिया। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स हैं। आपको क्या लगता है हर सेक्टर के फाइनेंशियल सेम होते होंगे? नहीं, हर सेक्टर का काम अलग है, हर सेक्टर के खर्चे अलग हैं, हर खर्चे का काम करने, हर इंडस्ट्री का काम करने का। आपने तो बेसिक सीख लिया। अब मैं आपको बोलूं जा भाई जरा ऑडिट करियो फार्मास्यूटिकल्स का, आप कहोगे भाई कुछ तो बता फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। मैं तुम्हें जाके कहूं आज ऑयल एंड गैस का ऑडिट कर दे, रिलायंस का, कर दोगे क्या? ऑयल एंड गैस का घंटा नहीं पता हमें? यस और नो? तो ये 10 चैप्टर थे बेसिक। 10 नहीं 9 मान के चलो, 10वां तो रिपोर्ट है, वो तो कॉपी पेस्ट है बस। सब कुछ सही लगा तो सही, सब कुछ बेकार लगा तो बेकार, नीचे साइन। तो ये कुछ 10th चैप्टर कुछ है क्या? ये तो क्या एक ओपिनियन है, बस लिख के देनी है भाई, या तो बीमार है या फिर सही है, तो वो तो कॉपी पेस्ट करना है अपने को। तो चैप्टर 9 तक अपन ने बेसिक सीखा। उसके बाद आ जाओ 11th चैप्टर कहता है इन बच्चे को अब ये सिखाओ कि अगर बैंक का ऑडिट करना है तो किन चीजों का, इंडस्ट्री पे आ गए। समझ आया? समझ आया पीछे वालों? तो बैंक का ऑडिट करना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका ऑडिट करते टाइम किन का ध्यान रखना है। अगर किसी स्कूल का ऑडिट करना है तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करेंगे तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे। किसी हॉस्पिटल, क्लब, सिनेमा हॉल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करना है तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बेसिक आपसे, वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो देख लो नाम से ही, ये सब छोटे छोटे लोग हैं, कहीं भी बड़ी कंपनी कुछ नहीं है। तो इनका ऑडिट करते टाइम इनको क्या ध्यान रखना है। बैंक ऑडिट लेट से मान लीजिए हमारा 11th चैप्टर हो गया और इन सबको मिलाकर एक चैप्टर बना दिया। क्यों? क्योंकि बैंक के अंदर आपको याद है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो उसके कॉम्प्लायंस देखने होते हैं। आप लोग प्रोविजन बनाते हो अकाउंट्स में, वो सब देखना है। तो बैंक ऑडिट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको क्या कर दिया, एक अलग चैप्टर बना दिया और इन सबको मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया। तो यहां कितने चैप्टर हो गए बेटा? 2। तो 10 और 2, मतलब रियल ऑडिट हम यहां करेंगे। रियल ऑडिट कहां करेंगे? चैप्टर नंबर 9 में,
सारे ऑडिट प्रोसीजर सीख लेंगे, फिर वो ऑडिट प्रोसीजर कहां लगा देंगे, यहां पे, और इनके कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी लगा देंगे। बात समझ आई यहां तक सब बच्चों को? तो ये हो गए 12 चैप्टर। 13वां चैप्टर यहां पे दोबारा लक्ष्मी माता का प्रसाद, कंपनी ऑडिट, जो आप पढ़कर आए हो कहां पर, लॉ में, कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कब होगा, क्या होगा, मतलब इसका रियल लाइफ से कोई भी दूर दूर तक लेना देना, ये सिर्फ एक लॉ की रिक्वायरमेंट है जो हम पढ़ेंगे, कंपनी ऑडिट। और ये एक ऐसा अकेला चैप्टर है जो सीए की जर्नी में 50-60 नंबर दे जाता है बच्चे को फ्री के। लॉ में भी है 10-15 नंबर का काम आ जाता है, ऑडिट में भी है 10-12 नंबर का काम आ जाता है, सीए फाइनल ऑडिट में भी दोबारा आएगा। समझ आया? क्लियर? अब मेरे को 2 मिनट बात करनी है पेन ड्राइव वाले बच्चों से। जो बच्चे ओल्ड कोर्स के हैं, आईपीसीसी के, यहां भी है क्या कोई? एक बच्चा आईपीसीसी। जो बच्चे आईपीसीसी वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आपके चैप्टर में, ये आईसीआई का स्टडी मटेरियल का पेज है, ये टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 13 हो गए ना? 10, 2 12 और एक कंपनी ऑडिट 13। बोलो जय श्री राम। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से ओल्ड कोर्स वाले बच्चे मेरी बात। आपका पूरा सिलेबस एज इट इज है। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। यहां पे उस चैप्टर का नाम बदलकर कर दिया गया है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब नाम अलग, काम वही। तो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके सिलेबस में बैंक ऑडिट नहीं है, आईपीसीसी के सिलेबस में बैंक ऑडिट नहीं है, तो बैंक ऑडिट की वीडियो आपको नहीं देखनी। दूसरा, इंटर का सिलेबस थोड़ा सा एडवांस है, मतलब आप बुरा मत मानना इस चीज को लेकर, आप लोग अब थोड़े पुराने हो गए हो, आउटडेटेड हो गए हो आईपीसीसी। तो इंटर में एक चैप्टर है 6th चैप्टर जिसका नाम है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो कि एक एडवांस चैप्टर है। आपके सिलेबस में जो आईटी से रिलेटेड चैप्टर है वो है ईडीपी ऑडिट। ईडीपी ऑडिट, ईडीपी का नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मतलब जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ना, तब सिर्फ हम डेटा को प्रोसेस करने तक की सोच पाते थे, लेकिन आज हम उस डेटा को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, मतलब एक कदम आगे चले गए। तो आईपीसीसी वालों को कौन सी वीडियो देखनी है? ईडीपी ऑडिट। और जितने भी इंटर वाले बच्चे हैं उनको क्या देखना है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन बदलकर क्या हो गया? ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैंक ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है। एक ऐसा चैप्टर है जो आईपीसीसी में है बट इंटर में नहीं है, जिसका नाम है कंपनी ऑडिट 2। जो कि बेसिकली शेयर कैपिटल वगैरह से रिलेटेड बात करता है, आपके लॉ में कवर्ड है, इसलिए यहां से रिमूव कर दिया। और ये बहुत अच्छा किया हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज ने, ये बहुत अच्छा किया कि 2 जगह क्यों पढ़ानी यार चीजें। आप पढ़ के आते हो ना लॉ में, शेयर कैपिटल, बुक्स ऑफ अकाउंट और सारी चीजें, वो पहले ऑडिट में भी थी, तो यहां पे है, उसकी आपको अलग से वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा आपका पूरा सिलेबस एज इट इज सेम है। सभी बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत? आईपीसीसी बेटा क्लियर? लिख लिया ना? आपको ये 5 किताबें मिलेंगी। अब सुनिएगा बुक्स के बारे में। पूरा सिलेबस क्लियर है ना सभी बच्चों को? सुनिए, जो ये मॉड्यूल 1 है, दिख रहा है, इसके अंदर हमारे 1 से 8 चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा, 1 to 8 चैप्टर कौन से थे? वो प्लानिंग, ठीक है, वो कवर है। और एक ऑडिट रिपोर्ट तो क्या होता है? कॉपी पेस्ट। तो इसमें मैंने डाल दिया ऑडिट रिपोर्ट, तो यहां लिख लो मॉड्यूल 1 क्या है? प्लानिंग प्लस ऑडिट रिपोर्ट। तो ये मॉड्यूल 2 क्या बन गया? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक ऑडिट और अदर एंटिटीज का ऑडिट प्लस कंपनी ऑडिट। ठीक है, एक चैप्टर है 15th गाइडेंस नोट, जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है, तो अब उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। समझ आ गया बेटा? दोनों मॉड्यूल, दोनों आईसीआई से बने हुए हैं। क्वेश्चन बैंक सारे क्वेश्चंस कवर करता है, नवंबर 2019 एग्जाम को छोड़कर, वो हम अलग से करेंगे। एमसीक्यूज सारे एमसीक्यूज कवर करता है, अदर देन नवंबर 2019 एग्जाम, वो एमसीक्यूज हमारे पास है भी नहीं। जैसे ही आईसीआई और नए एमसीक्यूज लेकर आएगा वो मैं आपको दूंगा। चार्ट्स अभी आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे, बाद में जैसे ही हमारी चार्ट बुक रेडी हो जाएगी आप सबको चार्ट बुक भी मिल जाएगी। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? नहीं। चलिए फटाफट, ये मैं बता ही चुका हूं, 100% सिलेबस कवर करेंगे। क्वेश्चन बैंक, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट होगा इंटर आपका रेगुलर इंटरवल पे। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे मिल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ये बात के लिए है। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड क्वेरी आती है बाद में, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7887788704। आप इस नंबर पे मुझे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे।
अगर आपको मुझसे बात करनी है, अगर आप लो फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार पढ़ाई नहीं हो रही, ये सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं है, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी है। अगर आपको एक भाई की जरूरत हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक टीचर की ना हो, तो आप मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 9599054350। जब आपको लगे कि कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं बता सकता, कुछ ऐसा है जो घर पर नहीं शेयर कर सकता, उस टाइम आप मुझे फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो और हम उस प्रॉब्लम से बाहर जरूर आएंगे, ठीक है। उसके अलावा किसी भी स्टूडेंट का लैपटॉप खराब हो जाता है, किसी भी स्टूडेंट को आईटी रिलेटेड हेल्प चाहिए, अगर आप भी लोग मान लो बीमार हो जाते हो, कुछ भी हो जाता है, 5 लेक्चर आपको लैपटॉप में लेते हो, तो किसी भी तरह की अगर आपको आईटी हेल्प चाहिए तो मेल एड्रेस रहेगा ithelp@vsmartacademy.com। तो आईटी इश्यूज के लिए प्लीज आप ना तो मुझे व्हाट्सअप करें, ना ही मुझे फोन करें, वो डायरेक्ट आप मेल कीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। उसके बाद मुझे बहुत से बच्चे पूछते हैं सर मेरा पैकेज कहाँ है। मैं आगे से एक काम करता हूं, सारे आपके जो ट्रैकिंग नंबर होते हैं अपने पास रखा करूंगा। बेटा ये सब क्वेश्चन आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी ट्रैकिंग इश्यूज है, आपको पूछना है आपकी बुक कहाँ है या कोई भी बाकी बात, आप contact@vsmartacademy.com पे मेल लिखेंगे। अगर हाँ आपको रिप्लाई नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं अपनी टीम से बात करूंगा आपके लिए, ठीक है। काफी इश्यूज आते हैं बच्चों को, सर लेक्चर 1 में क्या कवर्ड है, लेक्चर 2 में क्या कवर है। बेटा उसके लिए आपको क्लास का स्केड्यूल देखना होता है कि लेक्चर 1 में क्या है, लेक्चर 40th में क्या है। उसके लिए आप क्लास शेड्यूल लो, आपके पास नहीं है, आपके सेंटर ने आपको नहीं दिया, आप vsmartacademy.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सर कहां से करना है वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। अमेंडमेंट मई 20 में एग्जाम है, नवंबर 20 में एग्जाम है। जब भी आपका एग्जाम है आपको आरटीपी के बाद एक वीडियो यूट्यूब पर देखना ही पड़ेगा। चैनल का नाम है सीए कपिल गोयल ऑडिट डिस्कशन। बेटा आपने लिख लिया जो आपके लिए रेलेवेंट था। डेमो वीडियोस vsmart कपिल गोयल दोनों ही यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। लेक्चर परचेज कहां से करने हैं, vsmartacademy.com से परचेज करने हैं। आप किसी भी इंडिया में vsmart के सेंटर से ले सकते हो। प्राइस वेबसाइट पे चेक करो क्योंकि मल्टीपल आपको ऑफर्स मिलते रहते हैं। उसके बाद ये सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आप भी पहले पेज पे लिखना है। पहले पेज पे तुमने कितना लिख दिया यार, मैंने तुम्हें जो बोल रहा था वही लिखना था। चलो कोई नहीं, पहले पेज पे लिखेंगे सही बच्चे। अभी तक मैंने 3-4 चीजें पहले पेज पे लिखवाई हैं। 70 मार्क्स, टॉप 10 या बिग 4, हैशटैग वर्क नोट डॉक्यूमेंटेड नोट डन। उसके अलावा आपको सारी चीजें अलग लिखनी थी, कोई बात नहीं, बट अगर आपने उसी पे लिख दी तो। तीसरी बात लिखेंगे, ये क्लास के बाद आपको एक रीडिंग करनी है जिसमें आपको लगेंगे 15 मिनट। तो आफ्टर क्लास रीडिंग होनी चाहिए। मैं आपको टाइम दे दूंगा, नहीं हो पा रही है तो ठीक है। आपको एक रजिस्टर बनाना है, चार्ट रजिस्टर, ठीक है। सभी बच्चे को एक रजिस्टर बनाना है, चार्ट रजिस्टर। और सभी बच्चे मेरे साथ कसम खाएंगे, खाओ। सच में खा रहे हो? पक्का? पक्की बात है। मैं दिल्ली में भी डेली चेक करता था रजिस्टर, और कई बच्चे क्लास में नहीं आ पाए उसी चक्कर में। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं डेली रजिस्टर चेक करता था, उसके बाद कई बच्चों ने मेरी क्लास में आना छोड़ दिया। बोले हम नहीं जा रहे साले की क्लास में, हम क्यों जाएं? टीचर है, पढ़ाए और अपना काम खत्म करे। टीचर नहीं हूं, पीट दूंगा, ध्यान रखना। भाई हूं, बड़ा भाई हूं, ठीक है। कसम खाओ, मैं तुम्हें ओवरबर्डन नहीं करूंगा कभी भी। मैं भी कुछ कसम खाता हूं कि तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। जो मैं बोलूं वो आपको अपने चार्ट में बनाना है। इसकी कसम खाओ सर, जो आप बोलोगे वो हम चार्ट में, नोटबुक में लिखेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। बस इसको फॉलो कर लेना। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे 2 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फॉलो नहीं करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सीरियसली 80-90 नंबर लेने होते हैं, वो फॉलो करते हैं। मैं क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा ही करवाऊंगा, उसके अलावा आपको भी देख लेना है, ठीक है, एक बार। और अपनी क्वेरीज नोट डाउन करके मुझसे पूछनी है कि सर ये क्वेरी है, इसका क्या मतलब है, या ये सब बताओ। आपको मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, तो अपनी नोटबुक के मैंने 2-3 पेज छुड़वाए थे ना, आगे पीछे के, वो छोड़कर रखना। कुछ कीवर्ड्स आएंगे वो मैं आपको लिखवाऊंगा, वो लिखकर रखना, क्योंकि वो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? ये 4 पॉइंट्स लिख लिए सभी ने। आफ्टर क्लास रीडिंग, चार्ट रजिस्टर, क्वेश्चन बैंक, राइटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। सभी बच्चों को क्लियर यहां तक? एक मेरा बेटा यूट्यूब चैनल है सीए कपिल गोयल ऑडिट डिस्कशन, और टेलीग्राम ग्रुप। जरूरी नहीं है ज्वाइन करना, भावुक मत हो जाना कि मैं आपको ये बोल रहा हूं सर ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए अपडेट्स के लिए, आप ज्वाइन कीजिए। अगर अदरवाइज आप लोग मुझसे फोन से भी कनेक्ट हो सकते हो, वैसे भी कनेक्ट हो सकते हो, आपको ये ज्वाइन कर सकते हो। इसका फायदा क्या है ज्वाइन करने का? इसका पहला फायदा ये है कि आईसीआई का अपडेट आपको मिल जाता है। आईसीआई कोई भी अपडेट लेकर आता है, आपको मिल जाता है। कोई भी अमेंडमेंट आएगी आपको पता चल जाएगी, लेकिन ये टाइम वेस्ट भी बहुत करता है। तो अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कपिल सर की पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ।
तो ये आपको देखना है, ठीक है। क्लियर सब बच्चों को सिलेबस वगैरह डिटेल में? अभी चलो आगे। क्लियर ना यहां तक सब बच्चों को? किसी का कोई डाउट? मतलब 4 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए यहां तक। हमारा सिलेबस क्या है, एग्जाम का शेड्यूल क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, हमें किस तरह की बुक्स मिलने वाली है, सिलेबस बिल्कुल डिटेल में क्लियर है ना? चैप्टर 1 वगैरह एक बार देखो जरा, कुछ तो करवाएं आज, सुनी सुनी क्लास नहीं जानी चाहिए ना। देखेगा बेटा, अभी मेरे पास कितना टाइम है? ऐसे मत बोलो यार, हमारे पास अभी 15 मिनट है ना। देखो चैप्टर 1 शुभारंभ करेंगे, और कौन से भगवान का नाम लेकर शुभारंभ करते हैं? श्री गणेश, ठीक है। तो जय श्री गणेश बोलेंगे सभी बच्चे, किताब की पहली लाइन मेरे साथ सभी बच्चे रीड करेंगे। चलें बेटा, चलिए। जैसे ही आप अपनी किताब ओपन करेंगे चैप्टर 1 में, सभी बच्चे वहां से बुक जरूर ले लेना अपनी। चैप्टर 1 में जैसे ही ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है कि हम कौन कौन से कंसेप्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। अब ये बताओ, इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टैट ऑडिट की? स्टैट की, ठीक है। कभी इंटरनल की पढ़ बैठो, पढ़िएगा। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पहले एक बार मेरे को बोलने देना, फिर आप बोलना। पहला वर्ड है एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। यहां पे इंडिपेंडेंट वर्ड लिखना जरूरी है क्या? क्यों? क्यों? सुनिए, मेरे पापा की एक कंपनी है, उन्होंने कहा कपिल ऑडिट कर दे आके, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कहा करता हूं ना पापा, अभी आया। मैं ऑडिट करने लगा, मैंने पापा को कहा पापा आपने गोची मार रखी है। गोची समझते हो? मैंने कहा पापा आपने गोची मार रखी है, इसको ठीक करो, मैं रिपोर्ट करूंगा। उसने कहा साले तेरे को ठीक करूं मैं, साइन कर फटाफट। समझ आया? ऑडिट हो पाएगा क्या? अब 22नेस आ गई वहां पे। इस इंडिपेंडेंट को हम हमारे ऑडिट में 50 अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अनबाइज्ड रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, तभी आप ऑडिट कर पाओगे, अदरवाइज कर पाओगे क्या? फाइनेंशियल स्टेट रामालिंगा राजू का सत्यम का ऑडिटर इंडिपेंडेंट था क्या? नहीं था। आ जाओ यार अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं। था क्या? नहीं था। वो उससे 22 था, दोनों दोस्त थे, दोनों ने पैसा कमाया। तो आप अगर ऑडिटर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा बेटा? इंडिपेंडेंट का मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल वाला। तो यहां पे आगे चलिए। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या है ये? एग्जामिनेशन है, आप चेक करते हो। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर आपने तो बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पे तो वर्ड इंफॉर्मेशन लिखा है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस बताओ क्या है? बोलो भैया फटाफट। स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। इंफॉर्मेशन का मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट भाई, जनरल एंट्री, लेजर्स। फाइनेंशियल तो इन्हीं से बने हैं ना। फाइनेंशियल तो आउटपुट है, अपने को क्या आउटपुट रिव्यू करना है? अपने को तो देखना है अंदर क्या माल है। तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे वो बना है, राइट? तो पढ़ेंगे दोबारा। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एनी एंटिटी। अभी हमने बहुत सारी एंटिटी देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? बैंक, इंश्योरेंस, NBFC और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो किसी भी तरह की कोई भी एंटिटी हो सकती है। जरूरी है क्या हर कंपनी प्रॉफिट कमाए? नहीं, NGOs भी होते हैं जिनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? अब पढ़ेंगे सही बच्चे मेरे साथ। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और, यहां तक समझ आया? और कह रहा है कि कंपनी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एक बात बताओ, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो एक जगह पे, तो दूसरी जगह आ गया राम एंड लाल एसोसिएट्स। तो क्या आप कंपनी के हिसाब से अपना ऑडिट करने का तरीका बदल दोगे क्या? नहीं ना, अपना ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगा ना, चाहे कंपनी बड़ी हो या छोटी हो। अपने को तो पूरा काम करना है, यस और नो? तो अब पूरा फ्लो में रीड करेंगे यहां तक, ठीक है। रीड कीजिए। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और एन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म का क्या मतलब है यार? अरे नहीं बाबू, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक किसी भी लीगल फॉर्म में हो सकता है। दोबारा पढ़ेंगे। एन ऑडिट इज एन independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form। समझ आ गया? अब क्यों करते हैं ये ऑडिट? क्योंकि अपने को क्या देना है? ओपिनियन। ठीक है? When such an examination is conducted with a view to express an opinion, हम ये क्यों करते हैं ऑडिट? ओपिनियन देने के लिए। यहां तक एक बार दोबारा फ्लो में रीड करेंगे। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनी एंटिटी, इट ओरिएंटेड और नॉट, एनी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, और व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। इसको हम बहुत डिटेल में कल खोल देंगे, अभी हमने सिर्फ ये रीड किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है बेटा? इसी के साथ बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। और सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे क्या? जय हिंद। क्योंकि हमारे देश से आगे कुछ भी नहीं। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप लोगों को हमारे चॉकलेटी बॉय। पीछे मत देखो बाबू, कहां है? कैडबरी सिल्क सिल्क ये हमारे आदित्य शर्मा सर हैं। और मैं सबसे पहले तो आप लोग तो इनको जानते हो, आप लोगों को तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सर उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आपको शायद पता ना हो तो मैं बता दूं, जितने भी बच्चों ने मेरा ऑडिट खरीदा है, सर ने कहा था सर मुझे पहुंचा दो आप अपने बच्चों तक। आई थिंक 70% स्टूडेंट ने सर का एफएमई को भी लिया है मेरी वेबसाइट से। सर ये आपके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वी स्मार्ट के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जितना भी यंग ब्लड होगा उतना ही गर्म होगा, उतना ही आपके लिए मेहनत करने वाला होगा उतना ही आपके लिए मेहनत करने वाला होगा। तो कोशिश कीजिएगा आप ज्यादा से ज्यादा सर से मेहनत करवाएं। आपको जो भी हेल्प, देखिए भाई, अभी आपने बोला था ना कि नया नया मिलता है तो क्या होता है, तुमने तो बोला था। तो इनके अंदर अभी बहुत भूख है आपको पढ़ाने की, तो आप इनका फायदा उठाएं। तो एक सेकंड, कैसी रही आज की क्लास? मजा आया? यू एंजॉयड ऑडिट? कल हम इसको टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और कल हमारी क्लास एक बहुत ही अच्छे फ्लो में जाएगी, जिसके अंदर मैं आपको पूरा एक फ्लो ऑफ ऑडिट सिखाऊंगा, और हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इसी के साथ बाय, मैं माइक हैंड ओवर करता हूं सर को। थैंक यू। आ जाने दो। ठीक है, चलिए गाइस, बाय।